जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त एक उत्साह के साथ बताएंगे आप सब कैसे हैं। एक बार सबका सबका हंसता हुआ चेहरा मैं देखना चाहता हूं। आप जहां कहीं भी हैं, पूरे दिन के थके हुए होंगे, पूरे दिन आपने पढ़ाई की होगी, बेशक कुछ ना कुछ काम किया होगा, फिर भी एक मुस्कान के साथ इस क्लास की शुरुआत करेंगे। आप सभी जानते हैं बच्चे, एक लंबा इंतजार था कि हम लोग जब बैच शुरू हुआ, आपका खाकी बैच यूपी कांस्टेबल के लिए, आयुष्मान बैच आपका लेखपाल के लिए, और विश्वास बैच ग्रुप डी के लिए, और साथ में जैसे कि अभी एमटीएस के लिए आरंभ बैच भी चल रहा है। स्टैटिक जीके आपका पार्ट अभी नहीं हुआ था और मैंने आपसे कहा था इसको हम आज से शुरू कर रहे होंगे। और बच्चे, इसमें क्या है क्लास में कि लगभग ये क्लास आपकी 7, 8 या 9 क्लास होंगी। हर रोज क्लास होगी, 2 घंटे की क्लास, और बेहतरीन 1 नंबर का कंटेंट जिसको कहते हैं, जिससे बाहर कुछ ना जाए, बस मन लगा के पढ़ने की जरूरत है। तो आप एक मन के साथ में, एक विश्वास के साथ में और मेहनत के साथ में बच्चे कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाओगे। हर क्लास में हम जो भी टॉपिक कर रहे होंगे, मैं उस अगली क्लास का होने वाला टॉपिक आपको बता दूंगा कि कल हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हो जाएंगे तैयार। एक बार एक उत्साह के साथ कहेंगे भैया जी तैयार हैं और पेन हमारे हाथ में है। बोलो भाई तैयार एकदम। ऐसा कोई तो नहीं है जो जो हथियार डाल दे 2 घंटे से पहले, तो मजबूत रहोगे ना? बोलो एक बार रेडी। ठीक है, ओविंद, सैंकी, रितिका, छत्री, नितिन ठाकुर, वीर चपराना, वीर चपराना। अभी ठीक है वॉइस। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक एकदम ठीक पहुंच रही है? एक बार सारे प्यारे बच्चे बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक एकदम ठीक पहुंच पा रही है? ऐसा लग रहा है कि आवाज़ भाग रही हो या वॉइस मिसमैच हो रही है? एक बार बोलो सारे दोस्त, आवाज़ एकदम ठीक है अभी? तो बोल दो एक बार, हाउस द जोश। तो भैया शुरू करेंगे स्टैटिक जीके। और आप बच्चे आज के एग्जाम्स के अगर हम परिप्रेक्ष्य से देखें तो स्टैटिक जीके मैं बोलूँ किसी भी सब्जेक्ट से ज़्यादा, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, किसी भी एक सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करूं तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। वहीं आपको ग्रामीण परिवेश में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। रेलवे ग्रुप डी तो पूछो मत भैया, साइंस और स्टैटिक जीके का एक तालमेल है। ऐसे ही आप देखोगे एसएससी स्टैटिक जीके से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। तो शुरू करेंगे मेरे दोस्त आज की क्लास में, और आज का हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख संगठन। तो बजाओ ताली। क्या पढ़ने वाले हैं? विश्व के प्रमुख संगठन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपकी, जो दुनिया में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस है, उनसे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो पेन लेकर के तैयार रहना भैया। क्या रहेगा, क्लास बड़ी रहेगी, बस उंगली नहीं थकनी चाहिए, उंगली नहीं थकनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक पहला शुरू होता है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। पेन लेकर के अपने नोट्स खुद बनाते रहेंगे, और पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। हालांकि फिर भी कोशिश करना मेरे दोस्त, अच्छे छात्र की पहचान होती है कि अपने नोट्स अपने हाथ से बनाए। यूएनओ क्या बोलोगे? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इसको हम कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। तो यूएनओ क्यों बना, कैसे बना, सारी बातें समझना। अगर मैं बात करूं जो ये यूएनओ का नाम है, ये किसने दिया? ये दिया है भैया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये कौन है? ये प्रेसिडेंट थे कहाँ के? यूएसए के। क्या बोलोगे? कहाँ के प्रेसिडेंट थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब इसकी पृष्ठभूमि को, बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, क्यों जरूरत पड़ी। तो बच्चे, जो पहला विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918। आप सभी जानते हैं दुनिया 2 धुरी में बट गई। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र और एक तरफ थे धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में आपका अमेरिका था, रूस था, ब्रिटेन था। और धुरी राष्ट्रों में कौन थे? आपका जर्मनी था, उसके साथ में जापान था और इटली था। विश्व युद्ध हुआ आपका, और विश्व युद्ध में विजय किसकी हुई? मित्र राष्ट्रों की हुई। लेकिन इनको एहसास हुआ कि जब करोड़ों लोग मारे गए तो कुछ ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि दुनिया में हम शांति कायम कर सके। ये जो रक्तपात हुआ है ये गलत हुआ है। तो एक संस्था बनी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, किसके लिए? वैश्विक शांति के लिए।
पूरी दुनिया में शांति स्थापित की जा सके तो वैश्विक शांति के लिए किसका गठन हुआ था? पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में वैश्विक शांति के लिए किस संस्था का गठन हुआ? तो आप बोलेंगे लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में वैश्विक शांति के लिए क्या बना आपका? क्या बोलोगे? लीग ऑफ नेशंस बनता है भैया। तो लीग ऑफ नेशंस की अगर बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाया। कामयाब नहीं हो पाया तभी तो क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद में क्या दूसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ? हुआ, क्योंकि ये लीग ऑफ नेशंस एक कमजोर संगठन था। इस कमजोर संगठन में जैसे कि अमेरिका, इसने इसकी वुडरो विल्सन जो राष्ट्रपति थे स्थापना तो की, लेकिन अमेरिका इसका सदस्य नहीं रहा। मेरी बात सुन रहे हैं? लीग ऑफ नेशंस, अमेरिका ने इसकी शुरुआत तो की लेकिन खुद इसका सदस्य नहीं रहा। और रूस इसमें बहुत बाद में जुड़ा। रूस बाद में जुड़ा मतलब रूस को भी हिटलर के डर की वजह से इसमें जोड़ा गया। तो मतलब एक बहुत मजबूत संस्था नहीं थी, क्योंकि दो मजबूत, दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत शक्तियां कहने वाले अमेरिका और रूस इसमें साफ तौर पर शामिल नहीं थे। तो लीग ऑफ नेशंस का गठन कब हुआ? 10 जनवरी 1920 को हुआ। कॉपी पर लिख लो, लीग ऑफ नेशंस 10 जनवरी 1920। ठीक है। हर बच्चे, हर परीक्षा के लिए, हर परीक्षा के लिए स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, AWO TPO हो या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, सभी एग्जाम के लिए आप इसको देख सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड हो, VDO हो, यूपी कांस्टेबल हो, लेखपाल की परीक्षा हो, SSC की कोई परीक्षा हो, या फिर आपसे मैं बोलूं कोई भी आपका स्टेट का एग्जाम हो, कोई भी छोटी परीक्षा, कोई भी बड़ी परीक्षा, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो लीग ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर कहां बनाया गया था? जेनेवा में बनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 45। तो देखो, लीग ऑफ नेशंस तो बनाया गया था कि दुनिया में शांति बने, तो दुनिया कहाँ शांति में बनी? फिर से मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों में क्या हुआ? युद्ध हुआ। अब फिर से सब बैठ के सोच रहे हैं यार अब की बार तो शांति के लिए कुछ करते हैं, दुनिया में शांति स्थापित करेंगे। तो 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना हुई? UN की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए बच्चे क्या बोलते हैं हम? UNO का स्थापना दिवस। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे UNO का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को भैया जी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को बहन जी मनाया जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो भाई। अब बात आती है जब ये स्थापित किया गया तो शुरुआत में कितने सदस्य थे? तो संस्थापक सदस्य थे इसके शुरुआत में तो 50 ही थे, लेकिन फिर पोलैंड भी भाग करके आया, बोला मैं 51वां बनूंगा। तो इसके संस्थापक सदस्य कितने थे? 51 थे। क्या बोलोगे? संस्थापक सदस्य मेरे दोस्त इसके कितने हो जाते हैं? 51 हो जाते हैं। ठीक है, इतना डेटा क्लियर है बच्चे। क्लास के बाद में आपसे 4 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जो मेरा दोस्त वो 4 प्रश्न बता के जाएगा उसको मैं स्नेह और आशीर्वाद दोनों चीजें फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। बोलूंगा कि भाई ये वो बच्चा है जिसने पूरी लगन से क्लास देखी है। तो दिमाग को एकदम केंद्रित करके पेन और कॉपी, बाकी दुनिया भूल जाओ, खो जाओ कहाँ? भैया की स्टैटिक जीके की क्लास में। वर्तमान सदस्य की बात आती है तो वर्तमान सदस्य कितने हैं? इसमें 193 है, और 193वां सदस्य कौन सा है? वो है आपका साउथ सूडान। क्या बोलोगे? साउथ सूडान है आपका बच्चे कौन सा? 193वां सदस्य है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर की बात आएगी कि UN का हेडक्वार्टर कहाँ है? UN, क्या पढ़ रहे हैं हम? UN का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप कहेंगे भैया न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। अब जब ये संयुक्त राष्ट्र संघ का इतना बड़ा कार्यालय बनना था तो इस कार्यालय के लिए एक दानी व्यक्ति अमेरिका के बिजनेसमैन सामने आए। नाम था जॉन डी रॉकफेलर। क्या नाम था? जॉन डी रॉकफेलर। रॉकफेलर नहीं, रॉकफेलर। तो ये जो जमीन थी ये रॉकफेलर ने क्या दी थी? दान में दी थी। बोले भाई दुनिया में शांति के लिए किसी संस्था का गठन होने जा रहा है, मैं इसके लिए जमीन दान करता हूं। ठीक है, और ये मुख्यालय देखो स्थापना तो 1945 में हो गई, लेकिन अगर कभी पूछे
कि यूएन का मुख्यालय बनकर के कब तैयार हुआ, तो क्या बोलोगे 1952। अभी तक बच्चे 3 डेट हमारे सामने आई, कौन कौन सी? एक तो 10 जनवरी 1920, बोलो क्या स्थापित हुआ? लीग ऑफ नेशंस LON स्थापित हुआ। एक तिथि मैंने आपको बताई 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को LON के बाद में UN बना। तो बोलो तीसरा विश्व युद्ध क्या ये संयुक्त राष्ट्र रोक पाएगा? क्या इतना बेहतर ये काम करता है? नहीं। जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच का विवाद आप देखते हैं, UN पीस कीपिंग फोर्स यहाँ बॉर्डर्स पर रहती है, निगरानी करती रहती है, लेकिन UN क्या इस मुद्दे को सुलझा पाया? क्या वो POK हमारा नहीं है? बिल्कुल हमारा है, और उसको कब्जाया हुआ किसने है? पाकिस्तान ने। जो कि UN में विवाद चल रहा है, तो UN कोई एक ऐसी संस्था नहीं है कि दुनिया में शांति स्थापित कर ही देगी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज की, फ्लैग की बात कर लेते हैं बच्चे। ये जो पत्तियां हैं ये किसकी हैं? ये हैं आपकी ऑलिव लीव्स हैं, जिनको हम बोलते हैं जैतून की पत्तियां। क्या बोलोगे? जैतून की पत्तियां हैं। तो SSC ने एक बार क्वेश्चन पूछा है कि यूएन का जो फ्लैग है उसमें किस वृक्ष की पत्तियां हैं? तो क्या बोलोगे बच्चे? कौन से वृक्ष की पत्तियां हैं? जैतून की पत्तियां हैं, और जैतून की पत्तियों के बीच में ग्लोब बना हुआ है, यानी कि दुनिया का क्या मॉडल बना हुआ है? ग्लोब। और उसमें क्या है? विश्व मानचित्र है, वर्ल्ड मैप उसके बीच में स्थित है। बोलो इतनी बात क्लियर? ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं की बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में कौन सी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, या बोले कामकाज की भाषाएं कौन सी हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बच्चे संयुक्त राष्ट्र में भाषाओं की, संयुक्त राष्ट्र में भाषाओं की बात करते हैं, तो कौन सी भाषाएं हैं जो कार्यकारी भाषाएं हैं, जहां वहां कामकाज होता है? तो ये क्या है? कामकाज की भाषाएं हैं। क्या बोलोगे? कामकाज की भाषाएं UN में। बोलो भाई, कामकाज की भाषाएं हैं। कैसी? जो डेली वर्क होता है उसकी भाषाएं हैं, और कार्य किन में होता है? इंग्लिश और फ्रेंच में होता है, ठीक है। अन्य मान्यता प्राप्त कौन कौन सी भाषाएं हैं? कार्स, हमेशा बोलोगे कार्स बोलना है आपको। क्या बोलना है? कार्स। चीनी, अरबी, रसियन और स्पेनिश। क्या बोलोगे? चीनी, अरबी, रसियन और स्पेनिश, कार्स हम इसको बोलेंगे। कोई दिक्कत? बोलो चीनी, अरबी, रसियन और स्पेनिश, ये 4 क्या हैं? अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। तो आपसे कभी पूछे UN में कुल कितनी भाषाएं हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, तो इस तरह से 6 भाषाएं हो जाती हैं। क्या बोलोगे? 6 भाषाएं हो जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर, देखो कोई भी संस्था जब काम करती है तो उसके कुछ बच्चे प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स बोले तो सेट ऑफ रूल्स, कुछ उसके आधारभूत नियम होते हैं जिन पर उसको कार्य करना होता है। तो इन सब के बारे में UN किस तरह कार्य करेगा, नए सदस्यों का प्रवेश होना है तो किस तरह होगा, वैश्विक शांति की अगर 2 देशों के बीच में मध्यस्थता करनी है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, उस सब के लिए UN का एक अपना संविधान, एक कोड है जिसमें कितने चैप्टर हैं? बोलो UN चार्टर में अध्याय हैं 19, और कुल अनुच्छेद कितने हैं? 111 अनुच्छेद हैं। क्या बोलोगे? 111 अनुच्छेद हैं। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? बोलो भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चार्टर पर शुरुआत में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। क्या इनमें भारत भी था? तो क्या बोलोगे? इनमें भारत भी शामिल था। क्या बोलोगे? इनमें भारत भी शामिल था। अब बात आती है 51वां कौन था? जरा कमेंट सेक्शन में बताना, देखूं मेमोरी स्थाई है आप लोगों की या कच्चे दिमाग के हो? कच्चे दिमाग के तो नहीं हो? बोलो भाई फटाफट से, बोलो नहीं भैया पक्के पक्के तरबूज है एकदम। वो खेल खेला तुमने छोटा सा बचपन में, जिसमें ऐसा गंजे के सिर में मार कर देखते थे भाई कच्चा या पक्का? खेला या नहीं खेला? खेला होगा। पोलैंड पोलैंड पोलैंड, सभी लोगों का उत्तर एकदम ठीक है। चलो भाई, इतनी बात में कोई दिक्कत? भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच कामकाज की, चीनी, अरबी, आपका रसियन और स्पेनिश अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। अध्याय चैप्टर हैं इसमें 19, कुल आर्टिकल हैं 111 किसमें? UN चार्टर में। और चार्टर पर सिग्नेचर शुरुआत में कितने देशों ने किया था? वो किया था भैया 50 देशों ने। संयुक्त राष्ट्र के अंग, यानी कि बोले जो इसकी बॉडी है उसके पार्ट्स कितने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बच्चे जब अंग पूछे जाएंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा? हमेशा 6 अंग हैं।
कितने अंग हैं? 6। पहला प्रश्न सुनो, 6 अंग हैं। 6 अंग में भी पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में किस अंग ने कार्य करना बंद कर दिया है। ये जो प्रन्यास परिषद है ना, बोलना इसने 1994 से कार्य बंद कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग है जिसने अपने कार्य को बंद कर दिया है? क्या कार्य को बंद कर दिया है 1994 से? वो कौन है? ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी कि प्रन्यास परिषद है। दूसरा प्रश्न हो गया। ठीक है बच्चे, पहले अंग की बात आती है तो महासभा, जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल जिसको दुनिया का पुलिसमैन बोलते हैं, ठीक है, महासभा जिसको विश्व की लघु संसद, अभी सबके बारे में बात करेंगे। तीसरा होगा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा है प्रन्यास परिषद, क्या बोलोगे? ट्रस्टीशिप काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। क्या बोलोगे? सेक्रेटेरिएट आपका छठा अंग है। तो 6 अंग हैं इसके, कोई दिक्कत, आराम से नोट करेंगे आप लोग, कोई जल्दबाजी नहीं है, बड़े आराम से। जरूरी नहीं है कि हमारी फिक्स क्लास है इतने में, हमें अगर एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी तो हम कर लेंगे। तो बड़े आराम से आप लोगों को अपने अपने नोट्स तैयार करने होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं? बोलो भाई, एक बार आंख बंद करके बोलो। महासभा है भैया जी पहला अंग, फिर सुरक्षा परिषद है, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, चौथा प्रन्यास परिषद है, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, और छठा है सचिवालय। तो ठीक है, इनके बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला अंग कौन सा बताया मैंने? आपका महासभा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सभी के हेडक्वार्टर, ये जो 6 अंग बताए, इसमें जो बाकी 5 अंग है उन सब के हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इंपॉर्टेंट बात है कि मैं आपसे पूछूं महासभा का कार्यालय कहाँ है, तो महासभा का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। यूएन का बच्चा बच्चा बता देता है। लेकिन जब बात आती है बच्चे, जब बात आती है आपकी कि प्रन्यास परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग, अब तो मतलब कार्य नहीं करता, तो पूछ लेता था पहले, मान के चलो प्रन्यास परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं दे पाते थे। तो क्या बोलोगे? हेडक्वार्टर 5 अंग के न्यूयॉर्क में, और जो छठा अंग है इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग। हेग कहाँ पड़ता है आपका बच्चे? नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ? नीदरलैंड में स्थित है हेग। तो नीदरलैंड में क्या है? हेडक्वार्टर है। फिर हम बात करते हैं पहले अंग महासभा की। पहले अंग महासभा की बात करते हैं बच्चे। पीडीएफ आपको मैं बता दूंगा कहाँ मिलेगी, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर मैं बता दूंगा। अभी फोल्डर के बारे में जानकारी करके टीम से वो बोल दूंगा मैं आपको। तो महासभा की बात करते हैं तो विश्व की लघु संसद किस अंग को कहा जाता है? वो महासभा को कहा जाता है। प्रत्येक देश कितने प्रतिनिधि भेज सकता है? कितने रिप्रेजेंटेटिव अपने भेज सकता है? 5। लेकिन मान के चलो 5 मंत्री जी हमने भेज दिए देश से, वोट काउंट कितना होगा सबका? किसी मुद्दे पर अगर वोट दी जा रही है, जो सदस्य देश हैं वो सभी अपने 5-5 मैक्सिमम, ये 5 प्रतिनिधि कितने हैं? ये मैक्सिमम है। भेजने को 4 भेज दो, 3 भेज दो, 2 भेज दो, अकेला भेज दो, मत जाओ। बहुत से देश पार्टिसिपेट नहीं करते बैठकों में हमेशा। तो क्या बोलोगे? सबका वोट एक काउंट होता है। और बैठक कब होती है? हर साल होती है आपकी सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक चलती है। क्या बोलोगे? सितंबर के तीसरे मंगलवार से क्या बोलोगे? दिसंबर के मध्य तक चलती है इसकी बैठक। कोई भी दिक्कत? चलो भाई आगे। महासभा में कितने अध्यक्ष होते हैं? क्या बोलोगे? 21। क्या बोलोगे? एक अध्यक्ष होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग है महासभा, उसमें उपाध्यक्ष कितने होते हैं? 21 उपाध्यक्ष होते हैं। क्या बोलोगे? और मुख्य समितियों के अध्यक्ष का चुनाव, जो 7 मुख्य समिति होती हैं वो भी चुनी जाती हैं, उनके अध्यक्षों का भी चुनाव कौन करती है? महासभा करती है। यानी एक अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और 7 मुख्य समिति जो निर्णय लेने के लिए बनाई जाती हैं, उनका चुनाव भी कौन करती है? महासभा करती है। ठीक है, महासभा के कार्य क्या क्या हैं? ये जनरल असेंबली क्यों बनाई गई है? तो जो बजट तैयार होता है यूएन का, जैसे यूएन के बजट की बात करते हैं, सबसे ज्यादा इसके बजट में जो हिस्सा है वो अमेरिका का है। बोलो एक बार सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में, किसका? अमेरिका का हिस्सा है। और अमेरिका क्या करता है? सबसे ज्यादा बजट देता है यूएन को, और तो उसकी दावेदारी भी ज्यादा है और उसकी क्या बोलते हैं, वैल्यू भी ज्यादा है यूनाइटेड नेशंस में। तो बजट तैयार करती है। बजट हर दूसरे वर्ष महासचिव द्वारा पेश किया जाता है।
सुनना मेरी बात को, यूएन का बजट क्या हर साल पेश होता है? यस और नो। आपका उत्तर होगा नो। हर दूसरे साल में यूएन का बजट पेश होता है। महासभा का दूसरा कार्य क्या है? जैसे कि किसी नए सदस्य को शामिल करना है। कोई देश शामिल होना चाह रहा है यूनाइटेड नेशंस में, कोई देश आपका शामिल होना चाह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो वो क्या महासभा डिसीजन लेती है। 2/3 बहुमत से ये डिसीजन लिया जाता है, 2/3 से। क्या बोलोगे? 2/3 बहुमत से कि ये शामिल होगा या नहीं होगा। महासचिव की नियुक्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो ये महासचिव होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरस है ना। तो एंटोनियो गुटेरस को किन्होंने चुना होगा? तो महासचिव की नियुक्ति भी महासभा के द्वारा ही की जाती है। किसकी सिफारिश पर? किसकी सिफारिश पर? आपकी बच्चे, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर की जाती है। किसकी सिफारिश पर? बोलो फटाफट से। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट जरूर करना। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर इसको नियुक्त किया जाता है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। कोई दिक्कत? चलो भाई नेक्स्ट। अब बात आती है दूसरे अंग की। संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे अंग की बात करते हैं। जो दूसरा अंग है उसको बोलेंगे सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि सुरक्षा परिषद। और इसको बोलते हैं दुनिया का पुलिसमैन। क्यों जी? पुलिसमैन क्यों? सगलू संसद तो समझ में आया कि वो बजट तैयार करती है, आपका सारे कानूनी कार्य महासभा द्वारा किए जाते हैं। ये पुलिसमैन क्यों? पुलिस का क्या काम होता है? पुलिस का काम होता है दुनिया में शांति बनाए रखना। तो यहाँ शक्तिशाली देश हैं। शक्तिशाली देश कैसे? तो बोलेंगे कुल सदस्य कितने? 15। अभी समझाऊंगा इस बात को। तो सुरक्षा परिषद में कभी भी पूछा जाए कुल सदस्य, प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ना। कुल सदस्य पूछे तो बच्चे क्या बोलोगे? 15 हो जाएंगे। और 15 को कैसे बांटना है? 10 और 5 में। तो पूछता है संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? अस्थायी 10 हैं। और स्थायी देश कितने हैं आपके? स्थायी देश कितने हैं? 5 हैं, जिनको हम बोलते हैं ABC। फिर से क्या बोलोगे? ABC फिर से क्या बोल देते हो? RS लिख लो। ABC फिर से, RS फॉर रसिया। ठीक है, क्या बोलोगे? अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस। बोलो एक बार। अमेरिका, फ्रांस, क्या बोलोगे? अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चाइना। ये जो 5 है ना, इनके पास होती है वीटो पावर, निषेधाधिकार शक्ति। निषेध अधिकार शक्ति। कितने देश टोटल? 15। 15 ने बोला, 15 देशों में से 15 देशों ने किसी एक देश के पक्ष में बच्चे, 14 ने तो बोल दिया हाँ जी। 14 ने बोला हाँ जी यहाँ शांति स्थापित होनी चाहिए, या कोई नई बात की है, कोई क्षेत्र किसी देश को देना, 14 ने बोला। एक देश इस स्थायी में से बोला, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका में से बोला नो, सिर्फ एक। तो वीटो इस पावर को कहते हैं, इसी को बोलते हैं निषेध अधिकार शक्ति। तो क्या बोलोगे? 5 की सहमति किसी मुद्दे के लिए जरूरी है, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं बोलो। इन 5 की सहमति हाँ या ना, या 4 से काम चल जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, 5 की सहमति आवश्यक है। 5 की। और ये 5 अगर तैयार हैं 5 के 5, तो वो इतना मायना नहीं रखते। उसमें से हमको कितने देश और चाहिए? सिर्फ 4 देश और चाहिए, सिर्फ 4 देश और। तो कुल मिलाकर के कितने देश हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो किसी भी पॉजिटिव डिसीजन के लिए, किसी सकारात्मक निर्णय के लिए 15 में से कितने सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है सुरक्षा परिषद की? बोलो फटाफट से। तो आप कहेंगे सुरक्षा परिषद की भैया जी 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति क्या है? आवश्यक है। ठीक है, चलो भाई। भारत, बोलो भाई, भारत क्या स्थायी सदस्य है? कई बार क्वेश्चन पूछता है बच्चे, कई बार क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कौन सा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो 3 तो विकल्प यहां से मिलते हैं, एक विकल्प आपका अलग मिलता है। तो एक अलग मिलेगा। तो अस्थायी जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या है 10। उनका चुनाव कौन करती है? महासभा। 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तो उस देश को अस्थायी सदस्य चुन लिया जाता है। भारत अस्थायी कितनी बार बना गया? तो अभी भारत वर्तमान में बोलो अस्थायी सदस्य
सुरक्षा परिषद का है या नहीं है? तो आप सब क्या बोलोगे? भैया जी अभी है, और 8वीं बार चुना गया। 1 जनवरी 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक रहेगा। यानी कौन सी बार चुना गया भारत? 8वीं बार चुना गया। सबसे ज्यादा बार कौन चुना गया है? जापान, सबसे अधिक 11 बार चुना गया है। क्या बोलोगे? सबसे अधिक जापान कितनी बार? 11 बार मेरे दोस्त ये चुना गया है। कोई दिक्कत इस बात में? नोट कर सकते हैं आप। कितनी बार चुना गया है जापान को? सबसे ज्यादा 11 बार चुना गया है। चलो, तीसरा अंग आता है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत ज्यादा प्रश्न इससे कभी बनते नहीं है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद आपकी, क्या बोलोगे? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सदस्य संख्या याद रखेंगे 54। कार्यकाल कितना होता है बच्चे? 3 वर्ष का होता है। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? सदस्य संख्या इसकी 54 है, कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? जैसे महासभा की मैंने बताई आपको, बैठक वर्ष में 1 बार होती है। इसकी बैठक वर्ष में कितनी होती है? 2 बार इसकी बैठक होती है। किसकी? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठकें वर्ष में कितनी बार आयोजित होती हैं? 2 बार होती हैं। एक तो अप्रैल में, अप्रैल में कहाँ होती है दोस्त? न्यूयॉर्क अमेरिका में होती है। और जुलाई में कहाँ होती है? जेनेवा। जेनेवा कहाँ है आपका? स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में इसकी जुलाई की बैठक होती है। कहाँ कहाँ? यूएसए में अप्रैल में, और जुलाई में कहाँ? जेनेवा में इसकी बैठक होती है। कोई दिक्कत? थम्स अप करके बताएंगे एक बार चीजें आप लोगों को अच्छी लग रही हैं। लगभग हम आधा संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ चुके हैं बच्चे। अगले 10 मिनट में शायद हम इसको खत्म कर रहे होंगे। तो टॉपिक के बाद में एक बार जरूर बताना आपको टॉपिक कैसा लगा। चौथा है सचिवालय, जिसको हम सेक्रेटेरिएट बोलते हैं। तो सेक्रेटेरिएट जो ये चौथा पार्ट है, इसके प्रमुख को हम क्या बोलते हैं? सचिवालय का जो प्रमुख, जो चीफ होता है, उसको दोस्त क्या कहा जाता है? महासचिव कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? महासचिव बोलते हैं। और अभी मैंने बताया आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष का, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव होते हैं, महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? क्या बोलोगे? महासचिव का कार्यकाल भैया जी 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और सचिवालय का काम क्या है? सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के जो रोज के कार्य हैं, रोजमर्रा के कार्य हैं, जो ऑफिस वर्क है वहाँ का, भाई पूरी दुनिया को देख रहे हैं, पूरी दुनिया के बारे में रिपोर्ट है, तो वहाँ का जो डेली वर्क होता है वो कौन करता है? सेक्रेटेरिएट में होता है। क्या होता है? सेक्रेटेरिएट में होता है। नेक्स्ट है, चलो अब आ जाते हैं महासचिव जो हुए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, और क्या क्या प्रश्न अब तक अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। अलग अलग परीक्षाओं में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। अगर बात करता हूं, बहुत सारे बच्चों को आज पहली बार पता चल रहा होगा, जिन्होंने जीएस का सेट किया होगा वो तो जानते होंगे, उन्हें मैं कई बार बता चुका हूं। कई बार पूछा जाता है पहले कार्यकारी महासचिव, और बच्चा उत्तर देकर के आता है पहला महासचिव देखते ही ट्रिगवेली। क्या? ट्रिगवेली उत्तर दे देता है, वहीं बच्चा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो पहले कार्यकारी महासचिव की जब बात आए तो क्या बोलोगे? ग्लैडविन जेब बोलोगे, क्योंकि जैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को, तो उसके बाद में आपका फरवरी 1946 तक पहले कार्यकारी महासचिव ब्रिटेन के कौन बने थे? ग्लैडविन जेब को बनाया गया था। बोलो किसको? ग्लैडविन जेब को बनाया गया था। कोई दिक्कत इस बात में? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सचिवालय में मेरे दोस्त वही सदस्य होते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होते हैं। ठीक है सर जी, नाम ले दो। लेंगे बच्चे थोड़ी देर में सबके नाम। देखो आप लोग जब कभी भी टॉपिक को पढ़ते हो ना मेरे मित्र, मेरी एक बात गांठ बांध लो, जब आप सेलेक्ट बच्चे से मिलोगे ना तो उससे पूछना, आपका कोई दोस्त हो कि आप सच में अपना समय कमेंट्स में जाया करते थे? आपका जो नाम है ना दोस्त, ये इतना बड़ा नाम है, इसको दुनिया ले सकती है, दुनिया पुकार सकती है इस नाम को। ये ताकत आपके अंदर है। किसी को आपका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है कि आप किसी के द्वारा नाम लेने से कोई प्रसिद्धि प्राप्त कर लोगे या आप महान हो जाओगे। नहीं दोस्त, वो आप खुद हो जो आप खुद को इस मुकाम पर पहुंचा सकते हो कि आपका नाम दुनिया ले सकती है। तो मेरे द्वारा जरूरत नहीं होनी चाहिए उसकी। बोलो, अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाओ, एकदम फुल टू फोकस जिसको बोलते हैं एकदम।
बोलो भाई। तो भैया अगर पूछे पहले महासचिव कौन है, तो कार्यकारी समझे, एग्जीक्यूटिव में वो एग्जीक्यूटिव है, ये कौन है, पहले पहले महासचिव हैं। तो पहले महासचिव कौन थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, ट्रिगवेली थे। तो एक तो नाम याद रखना और किस देश से थे, बाद की बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इस्तीफा दे दिया। जो मैं बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट मार्क करते चलो, जो मैं सर्कल करूंगा उसको महत्वपूर्ण मार्क कर लेना, ठीक है। तो किस देश से थे, नॉर्वे से थे। इस्तीफा दे दिया था इन्होंने क्योंकि यूएसएसआर इनके विरोध में चल रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ जब इनकी पुनर्नियुक्ति की बात हुई तब भी उसने वीटो का इस्तेमाल किया। बाद में इनके कार्यों में अड़चन डाली, किसके द्वारा, यूएसएसआर, सोवियत संघ के द्वारा। फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। दूसरे महासचिव कौन है, डैग हैमरशोल्ड। बोलो, डैग हैमरशोल्ड। और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के वो कौन से महासचिव थे जो हवाई दुर्घटना में मारे गए थे। तो स्वीडन के रहने वाले थे डैग हैमरशोल्ड और हवाई दुर्घटना में मारे गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस जो नोबेल पुरस्कार मैं आपको पढ़ाऊंगा ना दोस्त, जो नोबेल पुरस्कार मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा ये जो नोबेल प्राइज है दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, ये दो ही व्यक्तियों को मिला है मरणोपरांत। कितने, दो ही व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। एक तो आपके एरी एक्सल हैं और दूसरे कौन थे, डैग हैमरशोल्ड। तो वह कौन से महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के जिनको जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो क्या बोलोगे, नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ, वो है जी डैग हैमरशोल्ड। कोई दिक्कत मेरे दोस्त। चलो भाई, यूथांट, यूथांट कहां से थे, आपका म्यांमार से थे। तो एक प्रश्न पूछा जाता है, पहले ऐसे महासचिव बताओ जो नॉन यूरोपियन थे। नॉन यूरोपियन बोले तो गैर यूरोपीय, ऐसे किसी देश से जो यूरोप में नहीं आता। भाई नॉर्वे यूरोप में, स्वीडन यूरोप में, तो पहले एशियाई बने या गैर यूरोपीय लिख करके दे देता है। गैर यूरोपीय यानी कि जो यूरोप महाद्वीप से नहीं थे, तो गैर यूरोपीय बोले या पहले एशियाई बोले, बात एक ही है। आपका उत्तर होगा यूथांट, जो कि आपके कौन थे, तीसरे महासचिव थे। क्या बोलोगे, तीसरे महासचिव थे। तो थांट चाचा कौन है, थांट चाचा हैं भैया एशिया से, अपने से लगते हैं एशिया के। जब आदमी फौज में चला जाता है ना तो ये कहता भैया जिले का आदमी, वहां कश्मीर में ड्यूटी पे तो ऐसा लगता है जैसा गांव का आदमी हो। तो ये हमारे भैया मानो इनको। वर्ल्डहाइम ऑस्ट्रिया से बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको ध्यान देने की। जेवियर कोयार पेरू से बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको ध्यान देने की। बुतरस घाली मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पूछे जाते हैं, बुतरस घाली का संबंध किस देश से है, तो ये पहले अफ्रीकन हैं। क्या बोलोगे, ऐसे ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने और अफ्रीका से थे, तो कौन है पहले अफ्रीकन, बुतरस घाली हैं। कोफी अन्नान की बात करते हैं, किस देश से, घाना, आपको पता ही होना चाहिए। बान की मून किस देश से थे, दक्षिण कोरिया से, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। और वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुटेरस हैं। तो आपसे अगर मैं पूछूं भैया कुल महासचिव कितने हुए यूएन के, फटाफट से कमेंट सेक्शन में एक बार सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। कोई ऐसा तो नहीं है भाई नींद में हो जो, नींद चैन को त्यागो तुम मेरे साथी, नींद चैन को त्यागो तुम। और फिर क्या है, जब नींद चैन त्याग दोगे तो कहते हैं ना कि छात्र तो संघर्ष की एक मूर्ति होता है। ये वो पल होते हैं हमारे जब हमें चीज़ें लुभाती हैं, हम बाकी चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं, जब हम चीज़ों को कल पर टाल देते हैं, यही वो अवस्था होती है, यही आयु होती है। और कहते हैं कि जो 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 इस मानसिक शक्ति पर भी काबू पाता है वो क्या हो जाता है, वो दृढ़ निश्चयी हो जाता है और उसके लिए मंजिल क्या हो जाती है, आसान हो जाती है दोस्त। बोलो भाई। तो एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में कौन है, महासचिव हैं। तो कुल आपका उत्तर आएगा बच्चे, कुल 9 महासचिव हुए हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट है 5वें अंक की बात करते हैं। प्रन्यास परिषद तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ट्रस्टीशिप काउंसिल 1994 से काम करना बंद कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं बच्चे, स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना बाद में हुई है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद में नहीं हुई है। तो आप क्या बात समझे, आप बात समझे कि जिस शुरुआती समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग थे, बोलो 5 अंग थे। शुरुआती समय में कितने अंग थे, 5 अंग थे। छठा अंग बाद में बना आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 3 अप्रैल 1946 को।
कब? 3 अप्रैल 1946 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हैग, नीदरलैंड में। ये सारी चीजें मैंने आज ही आपको जीएस की क्लास में 3 बजे भी बताई थी, याद है या नहीं है? चलो बोलो भाई, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? मैंने बोला बाकी 5 के कहाँ? न्यूयॉर्क में, इसका हेग में। इसका जो अपना कोड है, जो चार्टर है, उसमें कितने चैप्टर हैं? 5। और अनुच्छेद कितने हैं आपके? 70 हैं। जरा देखूं मेमोरी आपकी बच्चे। मैंने यूएन में जो यूएन का महासभा का अपना चार्टर था, उसमें बताओ कितने चैप्टर और कितने आर्टिकल आपको बताए थे, कितने अध्याय और आपको कितने कितने अनुच्छेद मैंने बताए थे। जरा फटाफट से मेरी हौसला अफजाई करो तो मैं सीखूं कि हाँ, मैं चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर कर पाया भैया। 19,111। वाह गजब मेरे दोस्तों, गजब। 19,111। इसमें कुल जज कितने होते हैं बच्चे? 15। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोलोगे? जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें कुल जज कितने होते हैं? 15 होते हैं। कार्यकाल देखो 9 वर्ष। भैया इतना लंबा कार्यकाल, सरकारी नौकरी सी समझो है। 9 वर्ष के लिए क्या होते हैं? 9 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। नियुक्त कौन करता है? महासभा ही नियुक्त करती है। चलो भाई, कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते। कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते। जैसे भारत के वर्तमान में कौन है? दलबीर भंडारी। तो भारत से भैया कोई दूसरा नहीं जा सकता, दूसरा कोई नहीं जा सकता। तो क्या बोलोगे? कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते। अध्यक्ष इनमें से ही चुना जाता है। अध्यक्ष इन 15 में से ही चुना जाता है। और उपाध्यक्ष भी। क्या बोलोगे? उपाध्यक्ष भी। और अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। आप कहोगे भैया ये तो भैया जज तो 9 वर्ष के लिए ही रहते हैं। जो अध्यक्ष चुना जाएगा वो 3 साल के लिए, फिर किसी और को बनाएंगे अध्यक्ष 3 साल के लिए, फिर किसी और को अध्यक्ष बनाएंगे, ऐसे ही किसी और को उपाध्यक्ष बनाते हैं। ठीक है, तो क्या बोलोगे? सबसे इंपॉर्टेंट है इनका, क्या बोला मैंने? न्यायाधीशों की संख्या, कार्यकाल और हेडक्वार्टर। यूपी SSSC पीईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब जिन बच्चों ने प्री दिया होगा वो जानते होंगे। अभी लेखपाल मेंस की तैयारी आप कर रहे हैं तो प्री में क्या पूछा था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? चलो भाई, न्यायालय की भाषा कौन सी है? फ्रेंच। ये कोई भाषा नहीं होती, फ्रेंच और अंग्रेजी। क्या बोलोगे? फ्रेंच और अंग्रेजी क्या है? न्यायालय की भाषा है। न्यायालय का कोरम कितना है? 9 जज। ये कोरम क्या होता है भैया जी? तो समझो, जैसे कि ये कोर्ट खुल गया भैया, कोर्ट खुला, कोर्ट का गेट खुला, तो जब कार्यवाही शुरू होगी, कोई भी सुनवाई शुरू होगी। सुनवाई क्या मर्डर केस की करते हैं भैया? ये मर्डर केस की, लड़ाई झगड़ा, तलाक, किसी का ऐसे पत्नी से झगड़ा हो जाता, सौतन आ जाती है, इस तरह के फैसले करता है क्या? नहीं, ये 2 देशों के बीच के विवाद के फैसले करता है। किसके? जब 2 देशों के बीच में, 2 कंट्रीज के बीच में जो डिस्प्यूट है, जो झगड़ा है, विवाद है, उसके लिए कार्य करता है कौन? आपका काम करता है बच्चे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय काम करता है। तो कोरम, तो ये कार्यवाही कब शुरू होगी? जब आपका भैया 60% यानी कि 9 जज बैठ जाएंगे सुनवाई के लिए, तब कार्यवाही शुरू होगी। इसी को हम लोग कोरम बोलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोरम कितना है? 9 जज का है। क्या बोलोगे? 9 जज का है। न्यायालय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? बात इंपॉर्टेंट है, दोनों बातों में अंतर देखना। ये तो सिर्फ न्यायाधीश बने बेनेगल रामाराव, लेकिन पूछे मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन पहुंचे थे? डॉक्टर नगेंद्र सिंह पहुंचे थे। कौन? डॉक्टर नगेंद्र सिंह पहुंचे थे। और अगर बात करता है न्यायाधीश की, तो क्या बोलोगे? बेनेगल रामाराव। वर्तमान में कौन न्यायाधीश है? दलवीर भंडारी, अपने दूसरे कार्यकाल पर चल रहे हैं। क्या बोलोगे? दूसरे कार्यकाल पर चल रहे हैं आपके दलबीर भंडारी। दलवीर नहीं है, दलबीर भंडारी है भैया। जज साहब रह चुके थे यहां भी। ठीक है, और न्यायाधीश को कौन चुनता है? जनरल असेंबली चुनती है। कौन चुनता है? महासभा ही चुनती है। कोई दिक्कत? बोलो भाई, एक टॉपिक हमारा खत्म होता हुआ। बोलो, आंखें बंद करो और जरा सोचो, क्या कुछ मिस हो गया? पूछूं जरा क्वेश्चन, पूछूं जरा, बता दो मुझको। जो ये सिक्योरिटी काउंसिल है, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है,
5 क्वेश्चन पूछूंगा पूरी क्लास में। जो ये बच्चे सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल में जो अस्थायी सदस्य चुना जाता है, क्या अस्थायी सदस्य जो चुना जाएगा, जैसे कि मानो भारत को चुना गया तो अस्थायी सदस्य को महासभा चुनती है, कोई दिक्कत नहीं है, महासभा चुनती है। और महासभा जो चुनती है, मैंने नहीं बताया ये प्रश्न आपको, उत्तर आप ही बताओगे, कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। जरा देखूं कितने बच्चों में दिमाग है। मैंने नहीं बताया, ना पढ़ाया है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा आप इसका उत्तर बता दोगे। कितने वर्षों के लिए चुनाया जाता है आपका अस्थायी सदस्य को? स्थायी का तो कोई कार्यकाल ही नहीं है। 2 वर्ष तो आप सब समझ गए, 1 जनवरी 2021 से भारत, 31 दिसंबर 2022 तक, यानी कि भैया 2 वर्ष तक के लिए चुना गया, तो 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। तो अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, इसको बोलते हैं माइंड ऑफ प्रेजेंस। ठीक है, या माइंड ऑफ प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्या बोलो, प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग उत्तर बता पाए, बहुत गजब। अगले संगठन की तरफ चलते हैं बच्चे, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की तरफ चलते हैं। अगला संगठन कौन सा है हमारा? वर्ल्ड बैंक है। और वर्ल्ड बैंक की बच्चे जब बात आती है तो वर्ल्ड बैंक के नाम पर आता है दुनिया का सबसे बड़ा बैंक। हाँ जी, ऐसा ही है। तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी, क्या बोलोगे? एक बच्चा कह रहा है जी, क्या कह रहा है ये? विजय लक्ष्मी पंडित भी तो रही हैं बच्चे, वो यूएन जाने वाली हैं, यूएन जाने वाली, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की नहीं है वो। चलो आगे आएंगे। तो हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। डीसी समझते हो ना? डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, क्योंकि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, इसीलिए वॉशिंगटन के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं? वॉशिंगटन डीसी। ये क्या है? ये लोगो है विश्व बैंक का। स्थापना कब हुई? 1944 में। और क्या था आपका? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। कौन सा सम्मेलन था? न्यू हैम्पशायर में हुआ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो कई बार पूछ लेता है किस सम्मेलन के द्वारा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन रहता है, कहता 1945 में हुई है। तो बच्चे कभी भी पूछे आपसे स्थापना तो 1944, क्या बोलोगे? 1944 में स्थापना हुई है, क्योंकि सम्मेलन 1944 का है। इसकी आपसे पूछे कि इसने अपना कार्य कब से शुरू किया, तो विश्व बैंक ने अपना कार्य जो प्रारंभ किया था, कार्य शुरू किया था आपका 1945 से। 1945 से इसने अपना क्या कार्य शुरू कर दिया था। तो एक मिथ अपने दिमाग से आप लोग निकाल के रखना। तो कुल सदस्य क्या होंगे? कुल सदस्य होते हैं इसमें 189। क्या बोलोगे? कुल सदस्य कितने हैं? 189 हैं। ठीक है, प्रमुख कौन है विश्व बैंक के? डेविड मालपास हैं। कौन है? डेविड मालपास कौन है? इसके प्रमुख हैं विश्व बैंक के। कोई दिक्कत? चलो भाई, अब बात आती है विश्व बैंक की। तो यहां एक लाइन लिखी हुई है, केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। कर्ज किसको देता है? केवल विकासशील। और एक आएगा आपका आईएमएफ, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये किसको देता है? ये भैया ऋण जो प्रदान करता है, ये विकासशील और विकसित दोनों देशों को ऋण प्रदान करता है। आईएमएफ तो विकासशील और विकसित दोनों को ऋण प्रदान करता है, लेकिन विश्व बैंक केवल कर्जा किसको देता है? क्या बोलोगे? विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। तो विकासशील देशों में मान के चलो पाकिस्तान गया तो रेहपटे भी लगा सकता है पाकिस्तान में, बोला कि विकासशील की बात थी और नीच की बात नहीं थी। नीच हमने कहीं भी नहीं लिख रखा था अपने चार्टर में, तो सिर्फ मतलब विकासशील दे देगा उसको, ऐसी बात नहीं है। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, क्या बोलोगे? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन निगम का सदस्य बनना जरूरी होता है। तो विश्व बैंक की सदस्यता के लिए क्या बोलोगे? विश्व बैंक की सदस्यता के लिए किसकी सदस्यता लेनी आवश्यक है? आईएफसी, बोलो, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। अभी पढ़ेंगे आगे थोड़ा सा, ओके। चलो भाई, विश्व बैंक समूह 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का समूह है। विश्व बैंक में कितने समूह आते हैं?
कितने समूह आते हैं और पता नहीं कब से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे आप अभी आगे आने वाले टाइम में दिल्ली पुलिस दोगे तो 2017 का आप जीएस का पहला ही सेट उठा करके देखो, उसमें पूछा आईबीआरडी के नाम से किसे जाना जाता है। जब बच्चे को पता ही नहीं था, बच्चा तो ये दो चीजें पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है हमेशा, बोलेगा स्थापना कब हुई और इसके कुल सदस्य कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, और करंट में ये पढ़ लेता है प्रमुख कौन है। बच्चे क्या पता आईबीआरडी क्या होता है, बच्चे तो अब जाके सजग हुए हैं। जब जीएस में आने लगे ना अटपटे प्रश्न, तब बच्चों को पता चला अरे यार बहुत पढ़ना पड़ता है भैया। ठीक है, चलो पुनर्निर्माण तो कितने अंग हैं टोटल इसके? 5 पार्ट हैं। कितने पार्ट बताए मैंने? 5 पार्ट हैं। 5 पार्ट में से बच्चे पहला पार्ट कौन सा है? आपका आईबीआरडी है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक बोले तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई? विश्व बैंक के साथ ही हुई। और कभी कभी आपसे बोले तो वर्ल्ड बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आईबीआरडी के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत? आईबीआरडी के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी पूछ लेता विश्व बैंक विकल्प दे करके किनका समूह है, तो ऐसे भी पूछा है परीक्षाओं में, आईबीआरडी आईडीए का समूह है। तो सबको ध्यान से देखना, पहला अंग कौन सा? आईबीआरडी। दूसरा अंग कौन सा? बच्चे सदस्य बेशक मत याद रख लेना, इसकी स्थापना बेशक मत याद रख लेना, लेकिन क्या इसका क्या बोलोगे? आप लोगों को अंग का नाम पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अभी आपको बताया था मैंने। तो विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसका? आईएफसी का सदस्य होना जरूरी है। और आईएफसी की स्थापना कब हुई है? 1956। सदस्य इसमें 184 हैं। सदस्य क्या है इसमें? 184। कोई दिक्कत? चलो तीसरे अंग पर आओ बच्चे, ईडा। क्या बोलते हैं? ईडा बोलते हैं। ईडा बोलते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या बोलोगे? इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। भाई मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, ऐसे बच्चे तो नहीं है कि लाइक के लिए बोलना पड़ेगा। मुझे बता दो एक बार, अपने आप करते रहना, ऑटोमेटिक मैं नहीं बोलूंगा, है ना? खुद कर देना अपना आप जबरदस्त तरीके से, लास्ट में बोलूंगा एक बार। अजी लास्ट में तो बोलोगे, बोल देंगे, ऐसा आदत होगी इसकी। स्थापना 1960 में। सदस्य कितने हैं? 173। क्या बोलोगे? अंतरराष्ट्रीय क्या बोलोगे? विकास संघ। विदेश निपटारो, विदेश के जो विवाद हैं, विदेश विवाद के निपटारों के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र, इक्सिड बोलते हैं। क्या? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बोलते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बोलते हैं। जो आपके निवेश के रूप में विवाद हैं, दो देशों ने एक दूसरे देश में निवेश करते हैं, आप सभी जानते हैं। हमारे देश में भी एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। बाहर से आता है पैसा देश में, जो आपकी कंपनियां एमएनसी हुई, विदेशी की कंपनियां क्या करती हैं? निवेश करती हैं। उनके निवेश को लेकर के कोई विवाद हो गया, उसको कौन सॉल्व करेगा? वो इक्सिड करता है। स्थापना 1966 में। और आपका क्या बोलोगे? और सदस्य 163 सदस्य 163। अब मैं पूछूं वर्ल्ड बैंक का कौन सा अंग है जिसका सदस्य भारत नहीं है? तो सारे 4 का तो है, 4 का तो है, 1 का नहीं है। वर्ल्ड बैंक का कौन सा अंग है? तो क्या आंसर आएगा आप सब लोगों का? भैया जी इक्सिड का सदस्य भारत नहीं है। भारत इक्सिड का सदस्य नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो भाई आगे, 4 अंग हो गए, 5वें पे आ जाओ। 5वां है मीगा। क्या है 5वां? मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, बहुराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी इसको हम बोलते हैं। तो मीगा क्या बोलोगे? भारत इसका शुरुआती दौर में सदस्य नहीं था। मीगा का सदस्य भारत कब बना? मोस्ट इंपोर्टेंट यूपी आयोग का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, चकबंदी लेखपाल का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत मीगा का सदस्य कब बना? तो क्या बोलोगे? स्थापना 1988 में, सदस्य 179 179।
तो अब आगे 5 अंग कौन कौन से बताए मैंने, जरा बोल दो मुझको फटाफट से। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरा मैंने बताया इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन बताया, तीसरा बताया मैंने इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी आईडीए बताया, चौथा क्या बताया मैंने, इक्सिड बताया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बताया, और पांचवा क्या बताया, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा को बताया। कोई दिक्कत? बोलो पांचों याद, पांचों याद। चलो भाई, सर जी साफ नहीं दिख रहा, भैया क्वालिटी बढ़ा लो थोड़ी सी, छोटा सा भी बड़ा दिखेगा, क्योंकि जो चीजें आप देखनी चाहते हो ना वो आप देख के ही मानते हो। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं बनी जो आपको उन्हें देखने से रोक ले। चलो आ जाओ, बोलेंगे भाई तीसरा, तीसरा संगठन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बोलो आईएमएफ जो है ये जो कर्ज देगा कैसे देशों को देगा, अभी मैंने आपको बताया था। वर्ल्ड बैंक और आपका आईएमएफ में क्या अंतर है? वर्ल्ड बैंक केवल कर्ज देता है किसको? विकासशील देशों को, अविकसित देशों को दे देगा। और ये किसको? ये तो भैया कहता कि ले जाओ, क्या बोलोगे? हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी में मुद्रा एसडीआर, मुद्रा बोलोगे एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एक प्रश्न आपको मैंने कराया था एक दिन, याद हो तो पूछा था कि वैश्विक मुद्रा के रूप में कौन मान्य है? वैश्विक मुद्रा के रूप में कौन मान्य है? इंटरनेशनल करेंसी के रूप में कौन मान्य है? तो क्या बोला था उत्तर में? रूप में मान्य। तो वो कौन है? वो मुद्रा है एसडीआर। और पूछा था उस प्रश्न में मैंने आपको, शायद 8-10 सेट पहले की बात है, मैंने पूछा था एसडीआर क्या है? एसडीआर इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में। तो क्या बोला? मुद्रा है एसडीआर। किसकी मुद्रा है? आईएमएफ की मुद्रा का नाम क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स है। और दुनिया की क्या है बच्चे? दुनिया में वैश्विक मुद्रा के रूप में मान्य है। ना डॉलर मान्य है, ना पाउंड मान्य है। कौन मान्य है? एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स मान्य है। चलो भाई, कुल सदस्य कितने हैं? 190। और 190वां सदस्य कौन है? अंडोरा। कौन है इसका? नव वर्तमान। नव वर्तमान में क्या बोलोगे? नया सदस्य कौन है? अंडोरा है। ठीक है, चलो। सभी को ऋण प्रदान करता है, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देता, ये शॉर्ट टर्म के लिए देता है। बोलो भाई, आईएमएफ का सदस्य बनने के बाद ही आईबीआरडी की सदस्यता मिलती है। आईबीआरडी की सदस्यता मिलती है। जैसे मैंने बताया, वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनना है तो किसकी सदस्यता लेनी पड़ती है? आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की। और ऐसे ही आईएमएफ का सदस्य बनने के बाद ही इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की सदस्यता आपको मिलेगी। ठीक है, ये जो बच्चे बार बार, मैं पूरी क्लास तो ये देखते नहीं है, पूरी क्लास इन्होंने देखी नहीं है, इनको बस एक बात पता है, पीडीएफ। बेटा क्लास उस पार्ट को ढूंढो इस वीडियो में जहां मैंने पीडीएफ के बारे में आपको बताया, शायद आप उसको मिस कर गए। तो आप पहली अभी आए के बैठ गए हो इसमें, है तुम्हारा नंबर आ रहा कहीं? पूरी क्लास ही, या इससे अच्छा देखो ही मत, पूरी क्लास नहीं देखते हो। क्या पीडीएफ? पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी। रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर पीडीएफ मिलेगी। जो आपका पेड बैच है, जो आपका बैच है, आपके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, आपके घर तक पीडीएफ दे के आएंगे। भैया बताओ, किसी बच्चे के पास नहीं पहुंची तो मेरे जो हाथ से मैंने नोट्स लिख करके तब इनको टाइप करवाया वो ले जाना भैया, देने आ जाऊंगा। और बताओ, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। एक बच्चे का नाम दिखाओ, इस बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है ऊपर, ये गोल्डन पेपर जो बच्चा लिख रहा है, वर्षा गुजर, बहुत बढ़िया। ये पक्का क्लास की है, हमने क्लास में बात की थी कि इसको गोल्डन पेपर के नाम से भी जाना जाता है, एसडीआर को। बहुत गजब गुड़िया, बहुत शानदार। चलो भाई, तो प्रमुख कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। ठीक है, आईएमएफ की पहली उप प्रबंध निदेशक कौन बनी है? अभी हाल ही में भारत की गीता गोपीनाथ। मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या बोलोगे? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहली उप प्रबंध निदेशक कौन बनी है? गीता गोपीनाथ भैया बनी है। कौन बनी है? गीता गोपीनाथ बनी है। तो आईएमएफ के बारे में आपको इतनी चीजें आपको याद रख लेनी है। सर जी इसको श्रीलंका को दिलवा दो कर्ज। भैया श्रीलंका तो एक परिवार ने डुबा दिया, ये मान लो। वो चाचा ताऊ के सारे मंत्री हैं उसमें, प्रधानमंत्री वही हैं, उसी घर के राष्ट्रपति भी वही हैं, सारे एक घर के हैं। कोई रक्षा मंत्री समझो, कोई कृषि मंत्री, कोई किसान मंत्री, उन सारों ने मिलकर श्रीलंका को डुबा दिया।
श्रीलंका कोई कर्ज नहीं देगा। बोलो विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। तो 1900, देखो इसकी स्थापना कैसे हुई। 1947 में एक संगठन बना ITO, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब बना ITO, ठीक है। ITO 1948 में ITO को क्या कहा जाने लगा, गाट कहा जाने लगा। क्या कहने लगा, गाट। और इसी को बहुत सारे लोग गैट भी कहते हैं, और एकदम ठीक है, गाट और गैट कहते हैं। तो ये गैट क्या है, गैट का फुल फॉर्म आज भी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। क्या बोलेंगे, सॉरी, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गैट को कहा जाता है। और ये क्या, ये बोलेंगे इसको उरुग्वे जो बैठक हुई, उरुग्वे राउंड बोलते हैं, उरुग्वे में बैठक हुई 1986 से 94 की समाप्ति के बाद, मराकस संधि के तहत, मराकस संधि के तहत, ठीक है। क्या बोलोगे, ये तो फुल फॉर्म हुई किसकी, गैट की। अब आती है एक उरुग्वे में बैठक चली, उरुग्वे दौर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, उरुग्वे देश है ना, उरुग्वे जो देश है, उरुग्वे में बैठक हुई, और वो बैठकें चलती रहीं कब तक, 1986 से 94 तक। और उन बैठकों की समाप्ति के बाद में एक संधि हुई, माराकस संधि। तो पूछता है WTO, WTO 1 जनवरी 1995 को स्थापना हो जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट, क्या बोलोगे, किस तारीख को स्थापना हुई, 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई। संधि कौन सी थी, माराकस संधि थी। राउंड कौन से दौर की वार्ता थी, उरुग्वे दौर की वार्ता थी। कब तक चली, 1986 से लेकर के 1994 तक चली थी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। क्या बोलोगे, जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रमुख कौन है इसकी, इसकी जो प्रमुख है वो है नोगोजी ओकोंजो इवेला, नोगोजी ओकोंजो इवेला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये पहली महिला बनी है जो कहाँ, WTO की सुप्रीम बनी है। और क्या बोलोगे, पहली अफ्रीकी भी है, पहली अफ्रीकी महिला भी हैं। और क्या बोलोगे, पहली प्रमुख भी है, पहली प्रमुख भी है, ठीक है। तो इनको एक बार नमस्ते करो चाची जी को, नोगोजो, क्या बोलो, नोगोजो ओकोंजो इवेला चाची जी, ठीक है। तो ये पहली कौन बन गई है, WTO की। बढ़िया, अच्छा पद है चाची, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुल सदस्य कितने हैं दोस्त, कुल सदस्य 164 हैं। और 164वां सदस्य कौन है, 164वां सदस्य है आपका मेरे दोस्त अफगानिस्तान है। क्या बोलोगे, अफगानिस्तान है, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ बच्चे, किसी भी परीक्षा के लिए आप पढ़ सकते हैं, PDF मेरे दोस्त मिल जाएगी मेरे भाई, ठीक है। आगे आओ, आगे आएंगे भैया। अब आते हैं किसकी बात पर, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जिसको EU के नाम से जाना जाता है, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई, 1958 में हुई। 1958 में कौन सी संधि से हुई, कौन सी संधि से, WTO की स्थापना हुई माराकस संधि से। और उरुग्वे राउंड के बाद में 86 से 94 इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1998। WTO की स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 को। क्या बोलोगे, 1995 को, ठीक है। सदस्य देश कितने हैं इसमें, 27 हैं। कितने हैं, 27 हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, ठीक है। यूरो, ये जो यूरोपियन यूनियन है इसने अपनी एक मुद्रा चलाई। तो किसकी मुद्रा है, यूरो। क्या बोलोगे, यूरोपियन यूनियन ने अपनी मुद्रा चलाई और उस मुद्रा का नाम है यूरो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया यूरो जो मुद्रा है उसका चलन कब से शुरू हुआ था, 1 जनवरी 2002 से शुरू हुआ था। कब से, 1 जनवरी 2002 से शुरू हुआ था, ठीक है। अब बात आती है कितने देश ऐसे हैं, क्या 27 के 27 हैं जो यूरो को अपनाते हैं, नहीं जी 19 देश। तो प्रश्न बनता है यूरोपियन यूनियन के कितने देश हैं जो बताओ भाई फटाफट से, कितने देश हैं जो यूरो नहीं अपनाते। तो ऐसा प्रश्न आ जाएगा, ये अब आपका जर्नल प्रश्न बन जाता है, यूरो नहीं अपनाते। तो क्या बोलोगे भैया, 8 देश ऐसे हैं भैया जी जो आपका नहीं अपनाते हैं। अपनाने वाले कितने हैं, 19। कुल सदस्य देश कितने हैं, 27। सदस्य देश एक बच्चा कह रहा 28, नहीं दोस्त 28 हुआ करते थे, 28 हुआ करते थे। अभी कितने देश हैं, 27, क्योंकि ब्रिटेन क्या हो गया, यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया।
और यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ, ब्रिटेन के बाहर होने की घटना को ही क्या बोलते हैं? तो कई बार पूछा जाता है ब्रिटेन के बाहर होने की घटना, किससे? यूरोपियन यूनियन से। ब्रिटेन के बाहर होने की जो घटना है ये क्या कहलाती है? तो बाहर होने की घटना मेरे दोस्त कहलाती है ब्रेक्जिट। क्या कहलाती है? ब्रेक्जिट कहलाती है। यानी कि ब्रिटेन एग्जिट हो गया। एग्जिट हो गया किससे? यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो गया। कोई दिक्कत? तो ब्रेक्जिट क्या है? क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ब्रेक्जिट क्या है? तो आप क्या कहोगे? ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर चले जाना। यूरोपियन यूनियन से बाहर चले जाना, बाहर हो जाना, उसको छोड़ देना। ठीक है। नाटो अभी हाल ही में बहुत चर्चित रहा, आपने सुना होगा। रूस यूक्रेन युद्ध हुआ। यूक्रेन क्या चाहता था? यूक्रेन चाहता था कि वह किसमें? नाटो में शामिल हो जाए। और नाटो देश तो समझो दुश्मन है किसके? रूस के दुश्मन है ये सारे। कौन है उसमें? आपका क्या बोलोगे? तो रूस चाह रहा था उसके जो पास में नाटो की कोई एक्टिविटी ना रहे, क्योंकि यूक्रेन तो उसकी सीमा के पास में है। तो उसने क्या बोला? ना, तुझको मैं शामिल नहीं होने दूंगा। तो उसने कार्रवाई कर दी उस पर। और ठीक है, अपनी सीमाएं सुरक्षित करने के लिए कोई भी आप आपके घर के पास में, आप ये थोड़ी जानोगे कि आपका घर है, आप ये चाहोगे कि आपके घर के बराबर में लड़ाके आने लगे, डाकू बदमाश आने लगे, आपकी जो ये सुरक्षा है इसमें कमी हो? कोई भी देश नहीं चाहेगा। तो ये नाटो क्या करता है? ये नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये देश कहते हैं कि हमारे जितने भी सदस्य हैं उनमें से किसी एक पर भी हमला हुआ तो वो सबके ऊपर हमला माना जाएगा, सभी के ऊपर हमला माना जाएगा। तो भैया इसका हेडक्वार्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। सदस्य कितने हैं इसके? 30 हैं। स्थापना कब हुई है आपकी? 4 अप्रैल 1947 नहीं, 1949 को हुई है। सॉरी, गलत लिखा हुआ है पीडीएफ में। क्या बोलोगे? इसकी जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1949 को हुई है। संस्थापक सदस्य इसके शुरुआत में 12 थे, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। क्या बोलोगे? स्थापना 4 अप्रैल 1949। हेडक्वार्टर बच्चे ब्रुसेल्स में है। सदस्य इसके 30 हैं। 29वां सदस्य कौन था? मॉन्टेग्रो। और 30वां सदस्य कौन था? मैसेडोनिया। तो आप लोग मैसेडोनिया को याद रखोगे कि नाटो का 30वां सदस्य देश कौन सा है? सिंबल आप देख सकते हैं नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी जटिल फुल फॉर्म होगी आप समझ लेना किसी संगठन की, उतनी महत्वपूर्ण होगी। जब तक बोर्ड पर दिख रहा है उसको बोलते रहो लगातार, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मस्तिष्क बच्चे कहते हैं ना, ये बहुत ताकतवर है। आप इसको जो प्रयास करवाओगे ना, जो आप इससे प्रैक्टिस कराओगे, ये चीज़ों को स्टोर कर लेता है, किसी भी चीज़ को नहीं भूल सकता। इसकी एक अपनी, कहते हैं ना, इंसान की जो याददाश्त है ना, वो सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर। चलो भाई आगे बात करते हैं। फिर आता है आपका सार्क। क्या आता है? सार्क आता है। सार्क संगठन, सार्क पूछता है। पहले तो सार्क का पूरा नाम पूछ लेता है। तो क्या बोलोगे? सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या बोलोगे? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ इसको हम कहते हैं। कोई दिक्कत? तो बच्चे ये तो हो गया इसका पूरा नाम। स्थापना कब हुई इसकी? स्थापना हुई 8 दिसंबर 1985 को। स्थापना कहाँ हुई इसकी? 1985 को। और ये स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में ये स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में स्थित है। सदस्य देश कितने हैं सार्क के? बोलो भैया, सार्क के सदस्य देश मेरे दोस्त कितने हैं? तो आपको याद रख लेना, MBBS पानी। MBBS कर गए पानी पी के, बड़ा आसानी से याद हो जाता है। तो P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, N फॉर क्या है आपका? नेपाल है, I फॉर इंडिया। क्या बोलोगे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया। M फॉर आपका मालदीव, B फॉर बच्चे भूटान, B फॉर बांग्लादेश, और S फॉर श्रीलंका। बोलो, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया।
और इंडिया। ठीक है, पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था इसका? ढाका में, ढाका में। और बच्चे याद रख लेना, इसकी स्थापना तो 1985 में हुई, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है ना, ये बाद में तैयार हुआ था। जैसे यूएन का भी, भाई यूएन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। और उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में कब बना था? बताना जरा कमेंट सेक्शन में। मैंने आपको बोला था रॉकफेलर ने जमीन दान में दी, और उसका जो कार्यालय था वो कब बन के तैयार हुआ? तो मेरे दोस्त आपका उत्तर मुझे पता है, एक एक बच्चे का आएगा और ठीक आएगा। 1952, 1952, 1952, बहुत गजब। इसी तरह बच्चे सार्क का जो ये हेडक्वार्टर है ना, ये भी बाद में यानी 1987 में तैयार हुआ था, 1987 में तैयार हुआ था। सार्क के पहले महासचिव कौन थे? तो सार्क क्या है? भारत के पास के देश है, आप देख सकते हैं, भारत के पास के देश है। और पास के भी कौन से देश हैं बच्चे? पास के भी कौन से देश हैं? बिल्कुल समीपस्थ जो देश हैं। अबुल हसन पहले महासचिव थे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पूछा जाता है। क्या कोई भारतीय भी सार्क का महासचिव रहा है? हाँ, सीलकांत शर्मा एकमात्र हैं बच्चे। क्या बोलोगे? सीलकांत शर्मा एकमात्र हैं जो 2008 से 2011 तक क्या रहे हैं? महासचिव रहे हैं। आपके किसके महासचिव रहे हैं? ये रहे हैं आपके सार्क के। वर्तमान में कौन है? एसाला रुवान है। एसाला रुवान कहाँ के? श्रीलंका। एसाला रुवान। पर्यवेक्षक देश पूछे बच्चे 9 हो जाएंगे। पर्यवेक्षक देश पूछे तो 9, और कुल देश पूछे सदस्य देश तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। हसन मेरे मामा का नाम है। बहुत अच्छी बात, अच्छा नाम है मामा का। चलो भाई आगे आएंगे। बहुत बढ़िया। और आप लोग क्लास को लगभग 10,000 लाइक के करीब पहुंचा चुके हैं 1 घंटे में। बहुत बड़ी बात है। इतने प्यार के लिए मेरे दोस्त थैंक यू। चलो भाई, आसियान की बात करते हैं। अगला संगठन है आसियान। आसियान की बात करते हैं तो बच्चे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थापना कब हुई है? 8 अगस्त 1967 को। 1967 में क्या हुई? आसियान की स्थापना हुई। और आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया में है। कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया में। हेडक्वार्टर मोस्ट इंपोर्टेंट, वास्तव में मोस्ट इंपोर्टेंट। लेकिन जब जटिल प्रश्न बनाता है तब बनाता है। और देखो पूछेगा आसियान का सदस्य कौन सा नहीं है? आसियान का सदस्य कौन सा नहीं है? और आजकल पूछे जाते हैं क्वेश्चन बहुत। और ये वाले प्रश्न कहाँ से रखता है? ये उनमें से नहीं पूछता 193 देश वाले में से, 173 देश वाले में से नहीं। जहां सदस्य 10 तक होते हैं वहां से ये प्रश्न पूछता। आप कभी भी देखें तो क्या बोलोगे? एशिया, इया वाले बोलो। पहले तो याद करो, इया। इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया। क्या बोलोगे? इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया। फिर क्या है? फिलीपींस नहीं, फिलीपींस और सिंगापुर। फिलीपींस और सिंगापुर। अब यहां प्रश्न पूछता है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या भारत इसका सदस्य है? यस और नो, यस और नो बोलो फटाफट से। सबसे इंपॉर्टेंट पूछेगा भारत आसियान का, विकल्प में दे देगा भारत को। तो आपको याद रखना भारत जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। क्या? आसियान का सदस्य नहीं है। थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस और म्यांमार। तो ये जो आपका, अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त भारत देश की बात हम करते हैं, तो भारत की बात हम करते हैं ये बंगाल की खाड़ी के पास। जैसे बिम्स्टेक वाले देश है ना, ऐसे ही इसमें भी बहुत सारे देश कौन से हैं जो बंगाल की खाड़ी के पास वाले हैं। बहुत गजब भाई, भारत इसका सदस्य नहीं है। आपके सामने संगठन आ जाता है बिम्स्टेक। क्या बोलोगे? बिम्स्टेक की बात करते हैं। क्या बोलोगे? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा। क्या होगा? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है दोस्तों। ठीक है, बिम्स्टेक। क्या बोलोगे हिंदी में? बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, बिम्स्टेक। अब बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई है? 1997 में हुई है। मुझे बताओ मेरे दोस्त, अभी मैंने बताई आपको सार्क की स्थापना कब हुई, फटाफट से सार्क की स्थापना बताओ। आसियान की स्थापना कब हुई, फटाफट से बताएंगे। और बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में। तो सार्क क्या बोलोगे? 1900 क्या बोलेंगे? ठीक है, थोड़ा धीमे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं धीमे ही चल रहा हूं यार। वैसे बोलो भी एक बार सारे बच्चे रिव्यू दो, क्या आप लोग लिख पा रहे हैं?
किसी का छुट तो नहीं रहा है, क्योंकि मैं एक स्लाइड पर काफी टाइम आपको दे रहा हूं। सारे बच्चे एक बार जवाब देंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ कहीं मैं तेज तो नहीं चल रहा। अगर तेज चल रहा हूं तो थोड़ा मंदा चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बच्चा कह रहा है किंग ऑफ बुक्स, ये हमारा अच्छा स्टूडेंट है, क्लास में अच्छे उत्तर देते हैं, सुबह हिंदी क्लास में भी ये होते हैं, मैंने देखा है कई बार। बहुत बढ़िया। लिख पा रहे हैं सर, लिख पा रहे हैं। यस यस, सही है। कोई कोई बच्चा कह रहा थोड़ा धीरे, चलो चल लेते हैं, चल लेते हैं, कोई नहीं, थोड़ा धीरे। तो मुख्यालय कहाँ है बिम्स्टेक का भैया? ढाका में है। और बिम्स्टेक के सदस्य देश कितने हैं? 7 है। सार्क का क्या हुआ आपका गठन? 1985 में हुआ। क्या बोलोगे? 1985 में हुआ। और आसियान का 1967 में हुआ। और बोलो भैया 1997 में 20 साल बाद किसका गठन हुआ? आपका बिम्स्टेक का हुआ। बिम्स्टेक का गठन हुआ, ठीक है। अब बहुत सारा बच्चा, जैसे मैंने बताया ना, एमबीबीएस पानी, आप लोग एक दो चीज़ों को कई बार पढ़ोगे ना वो ऐसे ही याद हो जाएंगे। एमबीबीएस पानी की ज़रूरत नहीं है। ट्रिक से आप लोग, अच्छा स्टूडेंट ट्रिक से दूर रहता है, तो आप ट्रिक से दूर जाने का प्रयास करो, है ना। बोलो भाई, जैसे इसकी बन सकती है, बी से बांग्लादेश और भूटान हो गए, आई से इंडिया हो गया, एम से म्यांमार हो गया, एम में ही एन में नेपाल हो गया, एस से श्रीलंका हो गया, टी से थाईलैंड हो गया। लेकिन ऐसे मत पढ़ो, आप उसको याद रखो। पता चले बी से आप लोग बांग्लादेश भूटान तो याद आ गया, फिर बी से कोई और देश आ गया, बी से बांग्लादेश याद आ गया, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, भूटान है, बांग्लादेश और भूटान है आपका, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। और आपका थाईलैंड है। क्या बोलोगे? बोलो भाई, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आपका तकनीकी आर्थिक सहयोग पहल। स्थापना बच्चे 6 जून 1997 को हुई। और मुख्यालय की बात करते हैं तो कहाँ है? ढाका में। सदस्य देश कितने हैं? 7 हैं। आपका बांग्लादेश है बच्चे, भूटान है, म्यांमार है, आपका भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। कितने सदस्य देश हैं? 7 सदस्य देश हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। सर जी मैं भी आ गया। आ जाओ बच्चे, बहुत स्वागत है। एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक स्थापना 1966। एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? एशियन, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको हम कहते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको हम कहते हैं। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? आपकी 1966 में हुई है। और सदस्य देश कितने हैं इसके? 68 हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में है। और मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है। किसकी? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। कोई दिक्कत? बोलो, फिलीपींस की राजधानी है आपकी मनीला। चलो भाई, नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं। भारत, आप देखते हो मैंने बताया है कि भारत में कब हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स? बोलो फटाफट से। 2010 में हुए थे। और सभी खेलों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, सारी खेल ट्रॉफियों के बारे में, सारी खेल शब्दावली के बारे में, टेस्ट मैच, वनडे मैच, सारे रिकॉर्ड्स मैक्सिमम जो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी हम पढ़ रहे होंगे। तो राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई बच्चे 1926, कभी मत बोलना। 1926 में सिर्फ एक बाल्फोर घोषणा हुई जिसमें कहा गया कि कॉमनवेल्थ बनेगा। और कॉमनवेल्थ में कौन से देश आते हैं? जो कभी ब्रिटेन के अधीन थे। क्या थे? जो कभी उपनिवेश थे, जो कभी ब्रिटेन का उपनिवेश थे, जो कभी ब्रिटेन के क्या थे? उपनिवेश थे। तो वो सब दोस्त कौन है? वो सब कौन है? क्या बोलोगे? वो सारे के सारे भैया जी हैं हमारे। कौन? क्या बोलोगे? राष्ट्रमंडल के सदस्य। कुल देश कितने? 54। 54वां सदस्य कौन? मालदीव। स्थापना पूछे तो क्या बोलोगे? वेस्टमिस्टर संधि के द्वारा। बल्फोर घोषणा द्वारा तो की गई कि राष्ट्रमंडल बनेगा, लेकिन स्थापना हुई इसकी आपकी कब? 11 दिसंबर 1931 को, वेस्टमिस्टर संधि के द्वारा। और बोलो हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में स्थित है। कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। बहुत सारा बच्चा ये कहता, भैया जी पहले राष्ट्रमंडल खेल हैमिल्टन कनाडा में हो गए थे, तो जब राष्ट्रमंडल ही नहीं था तो 1930 में कैसे हो गए थे खेल? तो आज आप समझ गए होंगे, क्योंकि घोषणा पहले ही हो चुकी थी कि राष्ट्रमंडल एक होगा, और वो बल्फोर घोषणा थी। उसी के तहत 1930 में क्या आपके राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन मेरे दोस्त करवा लिया गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे आएंगे।
ओपेक। ओपेक क्या है? तो ओपेक की बात करते हैं बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये वो देश हैं जिनके पास क्या है भैया, तेल है, तेल के कुएं हैं। ये वो देश हैं जो दुनिया के तेल का अगर बात करें, किसका, 40% का हिस्सेदारी रखते हैं। हालांकि तेल तो सब जगह होता है, तेल तो बहुत जगह, अमेरिका में भी तेल है ऐसे तो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं के पास तेल है। तो ओपेक की स्थापना कब हुई? 1960 में। कहाँ? बगदाद सम्मेलन में। क्या बोलोगे? बगदाद सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। वियना ऑस्ट्रिया में क्या है इसका हेडक्वार्टर है। चाहते हो तुम्हें भी एक एक तेल का कुआं मिल जाए, सऊदी अरब में एक तेल का कुआं मिल जाए जी, फिर काय को तैयारी कर रहे हो तुम? फिर नहीं करोगे, ठीक है। चलो भाई, बोलो भाई फटाफट से। हद है भाई, एक साथ कितनी क्लास करें हम तो, भाई मत कर, है मत कर। जिसके बस की होगी वो कर लेगा, जिसके बस की नहीं है वो नहीं करेगा। रहने दे, मत कर बाबू, कोई जरूरत नहीं है। कोई ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सरकारी नौकरी लगेगी तुम्हारी तभी बात बनेगी। बताओ, तुम्हारा बिजनेस माइंड है यार। आप तो पैदा हुए हो दुनिया में, दुनिया में प्रकाश चमकाने के लिए। आपने देखा नहीं है इतने लोग सफल हुए जो पढ़ते नहीं है? ऐसी तो सुनाते हैं कहानी, कह रहे कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट है। तो कॉलेज ड्रॉप आउट कितने? 10 लोग कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, और इस दुनिया में करोड़ों लोग बहुत ज़्यादा विकसित है। तो अगर हम बात करते हैं 0.001% ही लोग होते हैं जो ना पढ़ाई करके भी कामयाब हो जाते हैं। इतना प्रतिशत बता रहा हूँ, बाकी सब लोग वो पढ़े लिखे ही होते हैं। और ये जो अनपढ़ सफल हो जाते हैं ना, ये फिर बाद में बहुत पढ़ते हैं। तो आप या तो अब पढ़ लो या बाद में पढ़ लेना, और कभी भी नहीं पढ़ना तो कहीं भी मत पढ़ना, वो आपका डिसीजन होगा, ठीक है। चलो, तेल का कुआं मिल जाएगा एक तुम्हें फिर। तो वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? 14 हैं। वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं दोस्त? क्या बोलेंगे? ओपेक के बच्चे 13 थे, बिल्कुल पावर गेमर्स आप ठीक कह रहे हैं, 13 थे, लेकिन वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं? 14 हैं। क्या बोलोगे? 14 इसके वर्तमान सदस्य हैं। ईरान में बहुत तेल, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया। बोलो भाई, ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गेबोन, गिनी, कांगो, अंगोला, इक्वाडोर और वेनेजुएला। इक्वाडोर और वेनेजुएला, ठीक है। क्या बोलोगे? ये कितने हैं इसके सदस्य देश? 14 हैं। क्या बोलोगे? क्योंकि बच्चे इक्वाडोर ने, जब 13 का मतलब था, इक्वाडोर ने इसकी सदस्यता त्याग दी थी, और इक्वाडोर फिर से क्या बन गया? इसका सदस्य बन गया। इक्वाडोर क्या बन गया? इसका सदस्य बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत? माँ बोल दे, माँ बोल दे अगर कि बेटा, माँ बोल दे कि बेटा अगर तुझ में दम है तो क्लास रोज करेगा और बैठ के करेगा। तो हट जाओगे क्या? नहीं हटोगे। एक जुनून आता है अंदर से कि भाई माँ की बात है, ठीक है। जैसे बचपन में नहीं कह देता तो कोई कोई, भाई तुझे माँ कसम है, तुझे विद्या कसम है, अगर तैने माँ का दूध पिया तो पूरी क्लास करके जाएगा। तो हमें क्या लगता था, भाई माँ के दूध की बात है, अब तो क्लास करके दिखाएंगे। तो ये जुनून जो होता है ना, आपके अंदर ही होता है हमेशा। जानते नहीं हो, हनुमान जी के अंदर शक्ति आती, जामवंत ने बस ऐसे ही तो कही भी थोड़ा सा, हाँ जी आपके अंदर सब कुछ है। तो होता तो सब कुछ आपके अंदर ही है। आंख बंद कर लोगे ऐसे तो अंधेरा अंधेरा, आंख खोलोगे तो उजाला दिखेगा। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है दोस्त, सब कुछ आपके ऊपर। ब्रिक्स, ब्रिक्स की बात करते हैं, ब्रिक्स की, ठीक है। क्लास पूरे 2 घंटे चलेगी दोस्त। क्लास कितनी देर चलेगी भैया? 2 घंटे डेली, 2 घंटे पूरे वीक, 2 घंटे डेली चलेगी। सोमवार से लेकर के आपका शनिवार तक रोज 2 घंटे क्लास चलेगी, रोज 2 घंटे, ठीक है। ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई दोस्त? 2006 में। ये कई जगह 2009 लिखा हुआ है, गूगल पर, कई जगह विकिपीडिया वगैरह पर तो 2009 एकदम गलत है। क्या बोलोगे? वो गलत पेज है, और एक ही पेज को मेरे दोस्त बहुत से लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोलोगे? स्थापना 2006 में साउथ अफ्रीका, ऐसे बोले तो क्या है, साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका जो है आपका ब्रिक्स में कब शामिल हुआ? ब्रिक्स में कब शामिल हुआ? तो वो 2010 में शामिल हुआ, 2010 में शामिल हुआ, ठीक है। ब्रिक्स देशों का बैंक कौन सा है? वो है एनडीबी। क्या बोलोगे? एनडीबी। एनडीबी बोले तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स देशों का जो बैंक है बच्चे, उसका नाम क्या है? क्या बोलोगे? न्यू डेवलपमेंट बैंक है।
न्यू डेवलपमेंट बैंक। और कब स्थापित किया गया था एनडीबी को, मैं बार बार पूछता हूं प्रैक्टिस सेट में, आप देखते होंगे एनडीबी से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कब स्थापित हुआ एनडीबी? 2014 में। और इस एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चे? एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना में स्थित है, चीन में स्थित है। और चीन में यानी कि कहाँ? संघाई में स्थित है। 5 देश देख रहे हो, 5 देश कौन कौन से हैं? ये ब्रिक्स में 5 देश कौन कौन से हैं? तो B4 क्या हो गया आपका बच्चे? ब्राजील। 5 देश कौन कौन से? ब्राजील हो गया। R4 हो गया आपका रूस हो गया। और आपका I4 क्या हो गया? अपना इंडिया हो गया, इंडिया हो गया। और C4 क्या हो गया? ये हो गया चीनी चोर। ठीक है। S4 क्या हो गया आपका? साउथ अफ्रीका हो गया। तो साउथ अफ्रीका कब जुड़ा दोस्त? 2010 में जुड़ा। अब मैंने एक नाम लिखा है, इनको R5 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? R5 के नाम से जाना जाता है। क्यों? तो इन सब देशों की मुद्रा प्लीज आप लोग मुझे बताएं, जिन बच्चों को पता हो। करेंसी बताएं, इन सब कंट्रीज की करेंसी क्या होगी? करेंसी क्या होगी? ठीक है। जैसे ब्राजील की मुद्रा बताएं आप लोग मुझे, रूस की, इंडिया की, चीन की, साउथ अफ्रीका की। तो बोलो भी फटाफट से। साउथ अफ्रीका की मुद्रा है रैंड। क्या है? रैंड है। चीन की मुद्रा क्या है? रेम मिनबी है। क्या बोलोगे? रेन मिनबी किसकी मुद्रा है? चीन की मुद्रा है। इंडिया की क्या है? रुपया है। रूस की मुद्रा दोस्त क्या है? आप कहेंगे भैया जी रूबल है। और ब्राजील की मुद्रा क्या है? रियल है। क्या बोलोगे? रियल है। किसकी मुद्रा? ये है आपकी ब्राजील की। तो सारी मुद्रा किससे शुरू हुई? आर 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 आर। तो सारी करेंसी का नाम जो है वो आर से शुरू है, इसीलिए बच्चे इसको क्या कहा जाता है? R5 भी कहा जाता है। बोलो फटाफट से। ब्रिक्स को क्या कहा जाता है? R5 भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है। ऋषिकेश चौहान क्या बोल रहे हैं? बोलो भी क्या बोल रहे हैं? पहले? बहुत बढ़िया, बहुत गजब। ठीक है, बैठक की बात नहीं है, आगे आओ। यूनेस्को। यूनेस्को भैया बोलो एक बार। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस। क्या बोलोगे? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को बोलते हैं। क्या बोलोगे? यूनेस्को कहते हैं। यूनेस्को की स्थापना कब हुई है आपकी? 16 नवंबर 1945 को। क्या भारत इसका संस्थापक सदस्यों में से है? नहीं जी। भारत इसमें कब शामिल हुआ है? 1946 में। आराम से इसकी फुल फॉर्म नोट करोगे। क्या बोलोगे? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं संस्कृति संगठन इसको बोलते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हम इसको दोस्त कहते हैं। तो यूनेस्को, इसके क्या बोलोगे? सदस्य देश आपको कई जगह 193 लिखे मिलेंगे, गलत होगा। अभी वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं? 195 हैं। कितने हैं? 195 में हैं। और 195वां है फिलिस्तीन। गुरुजी नेट गया, बेटा मैसेज आ रहा होता ना उधर से, और वो कह देती कि मैसेज का जवाब अगर आज नहीं दिया तो रिश्ता खत्म है। तुम बच्चे लोन ले लेते, मैसेज जरूर जाता। तो डेटा खत्म होना आपको पता होना चाहिए। डेटा के लिए एक्स्ट्रा रिचार्ज रखें मेरे दोस्त। ठीक है, अगर आप आज पीछे हो जाएंगे तो कल फिर क्लास होगी, कल आप और पीछे हो जाएंगे। तो मैं कहूँगा जो बच्चा आज आपसे आगे निकल गया वो आपके हाथ नहीं आएगा, क्योंकि वो बच्चा आज में विश्वास करता है, वो कल में विश्वास नहीं करता, वो आज में विश्वास कर रहा है। वो ये बोल रहा है कि आज का काम तो आज ही खत्म करूँगा, कल का कल देखूंगा। जो ये कल पर टालने वाले होते हैं ना, हमने ये चीज़ फेस की है खुद। जब हमने चीज़ों को कल पर टाला है तो उसके दुखद परिणाम खुद हमारे सामने आए हैं, और ये सबके सामने आते हैं जीवन में। बोलो भी फटाफट से। सदस्य देश कितने हैं? 195। 195वां कौन है बच्चे? फिलिस्तीन है। कौन है? फिलिस्तीन है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस में। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में है पेरिस। कोई दिक्कत? चलो भाई, अब इंपॉर्टेंट बात है, यूनेस्को का सदस्य देश अमेरिका नहीं है, इजराइल भी नहीं है, इजराइल भी नहीं है, और लिंक टेस्टिन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों यूएन के तो सदस्य हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये तीनों देश संयुक्त राष्ट्र संघ के तो सदस्य हैं, लेकिन ये इजराइल, लिंकेस्टेटिन और क्या बोलोगे आपका अमेरिका, ये आपका यूएन के सदस्य होते हुए किसके? यूनेस्को के सदस्य नहीं है। और यूनेस्को किसका पार्ट है? संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है। आपने देखा होगा यूएन। बच्चे अपने नोट्स खुद बनाओ,
स्वयं नोट्स बनाओ अपने, ठीक है। वर्तमान महानिदेशक की बात करते हैं, वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो क्या बोलोगे, आंद्रे अजोले हैं। और कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है, वही कलिंग पुरस्कार जिसकी शुरुआत किसके द्वारा, जो उड़ीसा के कौन थे, बीजू पटनायक जी। बीजू पटनायक जी ने फाउंडेशन बनाया और चिकित्सा के लिए कलिंग पुरस्कार देने शुरू किए थे। तो ये मैं आपको पुरस्कार जब कराऊंगा ना सारे, तो मेरे दोस्त पुरस्कार में पढ़ाऊंगा कलिंग पुरस्कार, ओके। क्या बोलोगे, तो कलिंग पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। चलो भाई, अब हम बात करते हैं, यूनेस्को ही तो जारी करता है बच्चे विश्व विरासत स्थल। कितने क्वेश्चन आते हैं, पूछ लेता भारत में यूनेस्को के कितने स्थल है, किस राज्य में यूनेस्को के सबसे ज्यादा स्थल हैं जिनको हम बोलते हैं विश्व विरासत सूची। जैसे मैं कहता हूं आपसे कि सबसे पहले आगरा का किला 1983, मैं आपसे कहता हूं ताजमहल 1983, अजंता एलोरा 1983 में शामिल किए गए। ये बात करते हैं ना हम, तो वो जो विश्व विरासत स्थल है, तो विश्व विरासत स्थल भी कौन कौन चयनित करता है, वो यूनेस्को के द्वारा चयनित किए जाते हैं। एक बच्चा कह रहा 49 इंडिया में है, बच्चे रामसर साइट है इंडिया में 49, यूनेस्को स्थल नहीं। तो 18 अप्रैल क्या है, विश्व विरासत स्थल दिवस मनाते हैं, 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत स्थल दिवस। अगर मैं बात करूं यूनेस्को की कुल साइट कितनी है, यूनेस्को की पहले 1121 साइट थी 2020 के अनुसार, लेकिन अब 1154 स्थल हैं, किसके अनुसार, जुलाई 2021 तक के। क्या बोलोगे, कितने स्थल हैं, 1154 स्थल हैं। सर्वाधिक स्थल जैसे पहले इटली और चाइना में जब 1121 स्थल थे, तो दोनों में 55-55 हुआ करते थे। तो पूछे किस देश में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सबसे ज्यादा है, क्या बोलोगे बच्चे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट या बोले विश्व विरासत स्थल सबसे ज्यादा किस देश में है, यूनेस्को के। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट सबसे ज्यादा इटली में है, किसमें, इटली में मौजूद है, ठीक है भाई। चलो अब आती है बच्चे बात भारत के 40 स्थल। मुझे बताओ यूनेस्को के भारत में कितने स्थल हैं, 40 स्थल हैं। और भैया कभी मत सोचना कि आपसे पूछेगा 39वां और 40वां या शुरुआत के, नहीं, पूछता है सबसे ज्यादा किस राज्य में, बोलो भाई, सबसे ज्यादा किस राज्य में है आपकी हेरिटेज साइट, तो बोलोगे सबसे ज्यादा भैया महाराष्ट्र में स्थित है। किसमें, सबसे ज्यादा हेरिटेज साइट कौन से बच्चे स्टेट में, तो सबसे पहले कौन बना, आगरा का किला। ये तो इंपॉर्टेंट बात है बिल्कुल। सबसे पहले 4 याद रखना हमेशा, क्या 4 याद रखने हैं आपको, 1983 में। अब इनसे वर्षों से तो कम क्वेश्चन पूछता है, इनकी स्थिति से बहुत क्वेश्चन पूछता है। पूछ लेता है, मान के चलो आपसे पूछ लेगा कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। तो पहले कौन, आगरा का किला, ताजमहल, अजंता एलोरा, ये दोनों कहाँ, महाराष्ट्र में। 1983 में 4 स्थल सबसे शुरुआत में। कोणार्क सूर्य मंदिर ये आपको याद करनी ही होंगे बच्चे, कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। और कब इसको घोषित किया गया, 1984 में। महाबलीपुरम के स्मारक किस राज्य में स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के स्मारक। इस 40 के 40 पर मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो बच्चा कि इनकी स्थिति सबसे पहले इंपोर्टेंट है और उसके बाद भी इनका वर्ष भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या बोलेंगे, महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में स्थित हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, असम में, 1985। केवलादेव कहाँ है आपका, राजस्थान में स्थित है। क्या बोलोगे, केवलादेव रणथंबोर भी तो कहाँ है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। हम्पी के स्मारक समूह कहाँ स्थित हैं बच्चे, कर्नाटक में स्थित हैं। और कब, 1986 में। 1986 में किस किस को शामिल किया गया, तो बोलो भाई, खजुराहो एमपी के स्मारक आपके, क्या बोलोगे, हम्पी के स्मारक कर्नाटक के। फतेहपुर सीकरी यूपी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कि 1986 में कहाँ, यूनेस्को की साइट में चुना गया। और गोवा के जो गिरजाघर और कॉन्वेंट थे, ये कहाँ, 1986 में चयनित किए गए, ठीक है। कोई दिक्कत,
बोले भैया एक बार बोले। एलिफेंटा की गुफाएं 1987, यानी अजंता और एलोरा तो दोनों है आपका कहाँ भैया, अजंता एलोरा तो आपका दोनों कहाँ है, क्या बोलोगे 1983 में है, और 1987 में एलिफेंटा, तीनों की तीनों महाराष्ट्र में। तो बोलो 1983 अजंता एलोरा और 1987 एलिफेंटा। क्या बोला, 1986 में हम्पी के स्मारक हैं, फतेहपुर सीकरी है आपका, गोवा का गिरजाघर है, और खजुराहो के स्मारक हैं। ठीक है भाई। सुंदरवन पश्चिम बंगाल 1987। पट्टा दकल बहुत बार पूछता है बच्चे, पट्टा दकल जो यूनेस्को की एक विश्व धरोहर है, कहाँ स्थित है या इसका संबंध किस राज्य से है, तो किससे संबंध है इसका, कर्नाटक से संबंध है। क्या बोलोगे, इसका कर्नाटक से संबंध है। चोल मंदिर बहुत बढ़िया, इसमें से बहुत सारी चीज हम प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं दोस्त। अगर मेहनत करी होगी आपने प्रैक्टिस सेट में, बहुत कुछ कराया है, जी से कराया है। लगभग 150 प्रैक्टिस सेट है, दिल लगा के कराए हैं। 20,000 से 25,000 क्वेश्चन करा दिए होंगे। चलो, चोल मंदिर बेटा कल की बात जो करेगा ना 2 घंटे से पहले, वो डिब्बे के दूध वाला, या तो अपने नाम के आगे लिखो मैं डिब्बे के दूध वाला हूं, और चले जाओ चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं। माँ के दूध वाले तो रुके हुए, कोई दिक्कत नहीं है, वो रुके रहेंगे, आज नहीं वो 7 दिन रुकेंगे, 8 दिन चलेगी, 9 दिन चलेगी क्लास, 9 दिन रुकेंगे, कुछ रुकेंगे। चोल मंदिर कहाँ, तमिलनाडु में है बच्चे। नंदा देवी, क्या बोलोगे, नंदा देवी कहाँ है, और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये बच्चे गलत वर्ष लिखे हुए हैं, 2004-2005 नहीं, ठीक है। तो क्या बोलोगे 1988 में। चलो भाई आगे बोलो, क्या बोलोगे, सांची के बौद्ध स्तूप कहाँ, एमपी में। हुमायूं का मकबरा लिख लो, नोट कर लो एक बार। कुतुब मीनार, बताता हूं ना मैं हर बार, कुतुब मीनार को कब 1993 में। भारतीय पर्वतीय रेलवे जो दार्जिलिंग है उसको कब, 1999 में। क्या बोलोगे 1999 में। बोध गया का महाबोधि मंदिर कहाँ, बिहार में, 2002 में। भीमबेटका की गुफाएं इंपोर्टेंट है भाई, भीमबेटका की गुफाएं स्थित कहाँ हैं, ये भी इंपोर्टेंट है, और वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ, महाराष्ट्र में, कब, 2004 में। ठीक है, बहुत बढ़िया। में लिखेंगे बच्चे, एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहें, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ले लो। चलो नेक्स्ट, आगे आएंगे भैया, आगे चलो। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान कहाँ स्थित है आपका, गुजरात में, कब, 2004 में। लाल किला इंपोर्टेंट है, लाल किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, इंपोर्टेंट भी मार्क करते रहना, 2007 में। क्या बोलोगे 2007 में। जंतर मंतर 2010 में, इंपोर्टेंट है, जंतर मंतर कब, 2010 में। ठीक है, पश्चिमी घाट हो गया, राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, रानी की वाव गुजरात। क्या बोलोगे, रानी की वाव कहां स्थित है बच्चे, रानी की वाव बताना जरा, कितने रुपए के नोट पर है रानी की वाव, कितने रुपए के नोट पर है। सर जी मेरे सारे याद है, नेहा सिंह राजपूत, बहुत गजब, कल्पना, बोलो भाई फटाफट से। रानी की वाव देखो 50 रुपए के नोट वाले, तुम्हारा क्या होएगा, हैं तुम्हें ना पैसे की पता, ना तुम्हें धेले की पता, तुम्हारा होना क्या है। चलो, रानी की वाव गुजरात में स्थित है, 2014 में। बोलो भाई, नालंदा विश्वविद्यालय इंपोर्टेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2016 में। कंचनजंगा 2016 में। ली कार्बुजिए वास्तुशिल्प चंडीगढ़, ये भी क्या है, 2016 में। अहमदाबाद के ऐतिहासिक, क्या बोलोगे, ऐतिहासिक शहर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद में आप लोगों को याद करना है जयपुर, जो जो इंपॉर्टेंट बताएं आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए बच्चे। गुलाबी शहर जयपुर कहाँ, राजस्थान में है, कब बच्चे, आपका 2019 में, और ये 38वीं साइट थी। ये 39वां यूनेस्को साइट कौन बना, रामाप्पा मंदिर। बोलो मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करो, तेलंगाना का रामाप्पा मंदिर क्या बना है, 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है।
ठीक है। धौलावीरा कहाँ है बच्चे? गुजरात में। बोलो धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। और कब? 2021 में क्या बना है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है। तो सबसे नया स्थल कौन सा है? तो सबसे नया स्थल धौलावीरा है। और 40वां स्थल भी कौन सा है? धौलावीरा है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो भाई आगे आते हैं बच्चे। ऐसे ही हम रामसर स्थल पर, किस पर? रामसर साइट पर। ठीक है, जैसे कि यूनेस्को की जो साइट थी वो तो यूनेस्को द्वारा चयनित की गई, जो हमारी अतीत की यादों से जुड़ी हुई हैं, जो हमारी संस्कृति से, हमारे कल्चर से जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही रामसर साइट कौन सी साइट है? उन्होंने दुनिया में देखा 1971 में जब रामसर सम्मेलन हुआ तो उन्होंने कहा कि दुनिया में जहां कहीं भी बच्चे आर्द्र भूमि है उसको संरक्षित करना है, उसको बचाना है। तो आर्द्र भूमि की जब बात आती है तो इसीलिए रामसर स्थल को, रामसर साइट को क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि स्थल भी कहते हैं। 2 फरवरी 1971 को रामसर कहां पर पड़ता है? ईरान में। ईरान में एक सम्मेलन हुआ जिसमें तय किया गया संरक्षण की बात को। और संधि कब हुई? रामसर संधि 1975 में लागू हुई। बोलो फटाफट से, रामसर संधि कब लागू हुई दोस्त? 1975 से लागू हुई। और भारत ने रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किए? तो क्या बोलोगे? 1982 में हस्ताक्षर किए। पहली बात, रामसर सम्मेलन कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को हुआ। कहाँ रामसर है? ईरान में है। और भैया मैंने क्या बताया? संधि कब हुई? रामसर संधि 1975 में। और फिर क्या बोलोगे? कब भारत ने कब सिग्नेचर किए? भारत कब शामिल हुआ? तो क्या बोलोगे? भारत 1982 में इस पर हस्ताक्षर किए। भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी? उड़ीसा को चयनित किया गया। किसको? उड़ीसा को बनाया गया पहली रामसर साइट 1981। केवला देव उद्यान 1981। क्या बोलोगे? 1981 केवला देव को। कुल रामसर साइट कितनी है बच्चे भारत में? क्या बोलोगे? 49 है। 49 है। कोई बच्चा ऐसा है जो बता दे 49वीं बोलो भाई फटाफट से, 49वीं जो रामसर साइट है वो किस राज्य में स्थित है? आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। 49वीं जो रामसर साइट है वो किस राज्य में स्थित है? बोलो फटाफट से। गजब, बस 25 मिनट की क्लास और है। 25 मिनट और जोर लगा के आप लोगों को बाकी बच्चों से आगे जाना। बाकी बच्चों से मतलब जो चीजों को कल पर टाल देगा ना वो आपसे पीछे हो गया। खुशी मनाओ। कंपटीशन के बोलते हैं ना यार, सर जी तुम तो अपनी क्लास पढ़ाते हो तो परीक्षा के टाइम तक लाखों बच्चे क्लास को देख लेते हैं, लाखों बच्चा देख के चला जाएगा है। तो बच्चे लाखों बच्चों से फर्क नहीं पड़ता झांकने वालों से। आप अगर क्लास को इस समय अगर 5500 6000 बच्चे देख रहे हो ना तो आप कंपटीशन के लिए सबसे पहले तैयार हो, सबसे बेहतर हो। बोलो भी फटाफट से। जो आपसे बाद में देख रहा हो वो आपसे कुछ घंटे या कुछ मिनट पीछे है। और कहते हैं कि छात्र जीवन में मिनट भी महत्वपूर्ण है और घंटे तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बोलो सबसे बड़ा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में बताया बहुत सारे बच्चों ने। बहुत गजब, बकीरा सबका उत्तर ठीक आया। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चलो भाई, तो सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है वो भारत का कौन सा है? सुंदरवन है। सुंदरवन कहाँ है? आपका पश्चिम बंगाल में बच्चे। क्या बोलोगे? सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में। सबसे छोटा है रेणुका वेटलैंड, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। बोलो सबसे छोटा है कौन सा? रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश में। फिर बात आती है बच्चे, ये जैसे मैंने बताया यूनेस्को के स्थल सबसे ज़्यादा कहाँ? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में स्थित हैं आपके 6 स्थल। अब यहाँ बात आती है कि जो रामसर साइट है वो किस राज्य में ज़्यादा है? तो रामसर जो स्थल हैं बच्चे, क्या बोलोगे? रामसर स्थल किस राज्य में सबसे ज़्यादा हैं? तो क्या बोलोगे? उत्तर प्रदेश में। और अभी आने वाली आपकी परीक्षा कौन सी होगी? यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल। तो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये चार्ट है, इसको एक बार सहेज के रखो। क्या बोलोगे? उत्तर प्रदेश का सबसे पहली रामसर साइट, यूपी की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है? यूपी की सबसे पहली, याद रख लेना। और
इनको याद करने की आपको जरूरत नहीं है। स्थल कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। अभ्यारण्य 23 वन्य जीव अभ्यारण्य मैं खुद अपने हाथ से आपको लिखा चुका हूँ, बाकी यूपीजी के क्लास में आपने करा होगा। तो ये बखीरा अभ्यारण्य जो है ये नया है। हैदरपुर था बच्चे, हैदरपुर था आपका कौन सा 47वां, उसके बाद में 2 शामिल हुए। बखीरा अभ्यारण्य है 49वां, सबसे नई रामसर साइट है। और 48वां कौन सा है? खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात का, क्या बोलोगे? खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य जो है वो आपका 48वां रामसर स्थल है। कौन सा? खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। आराम से नोट करोगे बच्चे, लिखते रहो। क्या बोलो? शॉर्ट नोट्स बनाया करो। ऊपरी गंगा 2005 में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य डैश डैश सांडी डैश डैश 2019। देखो 2019 की हैं सारी साइट, याद करने की आवश्यकता ही नहीं, सारी की सारी 2019 की हैं। किसको? कीथम को याद करना है 2020, हैदरपुर वेटलैंड को याद करना 2021 में, और आपका क्या बोलोगे बच्चे, क्या बोलोगे? बखीरा अभ्यारण्य आपका 49वां 2022 में। ठीक है। पहली रामसर साइट मैंने बताया तो चिल्का झील उड़ीसा, बताया नहीं अभी? पहली रामसर साइट बताया तो था। अच्छा, सिर्फ उड़ीसा लिखा हुआ। पहली रामसर साइट आपकी उड़ीसा में है बच्चे। उड़ीसा में कौन सी? चिल्का झील, सॉरी वो मिस हो गया इसमें से। क्या बोलोगे? चिल्का झील जो है, चिल्का झील उड़ीसा में जो है वो पहली रामसर साइट है। ये बच्चे ने बताया, सुधीर कुमार ने। बहुत गजब है भाई, बहुत शानदार मेरे दोस्त, वो मिस था। ठीक है, नोट कर लो। नोट करेंगे और एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि भैया लिख चुके हैं, लिख चुके हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल भैया। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए क्या अलग से जीएस आएगी? हैं पगलू, पूरी क्लास देखा करो, बताई तो थी। चमकादड़ की शकल के, चलो आ जाओ। बहुत बढ़िया भाई, तुम्हारी मेहनत को सलाम है दोस्त। आप सब रात में मेहनत करते हो, ठीक है, पर क्लास तो दिन में भी लग सकती थी, लेकिन क्या करें, दिन में आप लोग बहुत बिजी होते हो, रात को आप लोगों का नेट खत्म होता है। मैंने कहा जब नेट खत्म होगा तभी। देखे तो जरा अनुशासन कितने बच्चों का है जो नेट बचा के रखें रात को, रात में ही कराएंगे। मैंने कहा चलो 12 बज जाएंगे थोड़ी देर बाद। स्थापना G7, क्या बोलोगे? स्थापना, स्थापना कब हुई? 1975। कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं। जे ऐसा याद किए थे मैंने, मुझे याद है जब मैंने याद किया, जज कैब में बैठ के गया और FIR करके आ गया। जज कैब में बैठ के गया, FIR करके आ गया। तो बच्चे जब इसकी स्थापना हुई ना, शुरू में ये 6 देश थे, शुरू में ये 6 देश थे G6। ना तो इसमें कनाडा था, ना इसमें रूस था। शुरू में कितने थे ये? जज कैब में बैठ के जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस। ठीक है, तो फिर क्या था? इसमें से 6 ही देश थे, ना तो रूस था ना कनाडा था, ना तो रूस था ना तो रूस था। बकीरा लिखा हुआ था क्या उसमें? बखीरा ही तो लिखा हुआ है। कह रहा सर बखीरा होता है, बकीरा नहीं होता। भैया आंख खोल ले, खे खे खरगोश है मेरे लाल। जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस। तो G6 थे। कनाडा कब जुड़ा बच्चे? इसमें बाद में, 1 वर्ष बाद जुड़ा। ठीक है, और ये विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनको हम बोलते हैं विकसित अर्थव्यवस्था है। कौन सी? विकसित अर्थव्यवस्था है। तो बोलो क्या भारत G7 का सदस्य है? रूस 1998 में जुड़ा, लेकिन जब क्रीमिया क्षेत्र पर उसने कब्जा कर लिया तो बाकी देशों ने क्या किया? उसका विरोध किया और रूस इससे बाहर हो गया। तो ये G6 के बाद में क्या बन गया था? G6 के बाद में ये बन गया था, जब कनाडा जुड़ा था तो G7, और जब रूस जुड़ा था तो ये G8 बन गया, और फिर से जब से रूस बाहर गया तो ये फिर से क्या बन गया? G7 बन गया। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज ये बन गया। कोई दिक्कत? ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज मेरे दोस्त ये बन गया। ठीक है, क्यों गया रूस बाहर? क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जे की वजह से बाहर गया। याद रखेंगे। चलो भाई, भारत क्या इसका सदस्य है? नो। तो ये याद रखना है, पूछता है भारत किसका सदस्य है? भारत G77 का सदस्य है। ठीक है, भारत G20 का सदस्य है। ठीक है, भारत आपका क्या बोलते हैं G4 का सदस्य है, लेकिन भारत G8 का सदस्य नहीं है, याद रख लेना। ठीक है, G20 की बात आती है मेरे दोस्त। G20 में कितने देश हैं? तो 20 होंगे, लेकिन आप लोग यहां गलती कर देंगे। G20 में कितने देश हैं? 19 देश हैं, और एक है यूरोपियन यूनियन। अब मैंने आपको आज ही बताया, आज का क्वेश्चन नंबर 2, आज का क्वेश्चन नंबर 2,
और जो बच्चा जवाब देगा मतलब वो नींद में नहीं है। मुझे बताओ यूरोपियन यूनियन में कितने देश थे? और क्वेश्चन नंबर 3 आज ही का बच्चे, मुझे बताओ, देखकर मत बताना भाई प्लीज, या तो बताना मत, यूरो जो मुद्रा शुरू हुई, यूरो का प्रचलन कब से शुरू हुआ था? देखते हैं। बहुत बढ़िया, एक बच्चा 28 बता रहा है, ये पक्का नींद में है या बाद में जुड़ा है क्लास से। इसने सुना नहीं कि ब्रिटेन जो है वो बाहर हो गया, ब्रेग्जिट बोलते हैं उस घटना को, ब्रेग्जिट। यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, कितने? 27। और यूरो का प्रचलन फटाफट से बता दो कब शुरू हो गया? ब्रिटेन बच्चे बाहर हो गया, पहले 28 हुआ करते थे, अब कितने? 27 कंट्रीज हैं, 27। बहुत बढ़िया भाई, आएगा उत्तर आएगा। आरवी तिवारी बहुत बढ़िया, इंद्रजीत, सोनम, निकिता, प्रतिभा, अंकित, बहुत गजब यार, दिल दिल लूट लेते हो तुम, दिल लूट लेते हो, दिल लूटना समझते हो। चलो, तो 2002 में तो यूरोपियन यूनियन में बच्चे 27 देश हैं, तो G20 में आपका 19 देश, लेकिन 19 देशों के कौन? 20 वित्त मंत्री होंगे आपके, क्या बोलोगे? वित्त मंत्री, और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स होते हैं। EU का आपका, यूरो बैंक का आपका बैंक का गवर्नर होगा, और क्या बोलोगे? बाकी 19 देशों के गवर्नर क्या होते हैं, इसको लीड करते हैं। स्थापना कब हुई G20 की मेरे दोस्त? स्थापना 1999 में हुई है। ऐसे ही AIIB एक संगठन है, AIIB, एशियन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या बोलोगे? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। अगर मैं आपको आजकल के एग्जाम्स की बात बताऊं तो आजकल के एग्जाम्स में बच्चे AIIB बहुत पूछा जाता है। AIIB स्टैंड्स फॉर, तो क्या बोलोगे? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। सर जी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। सर जी इंग्लिश वालों क्या होगा? मैडम मुझे यार नहीं लग रहा इसमें कुछ भी ऐसा जो इंग्लिश और हिंदी के जैसा हो, इसमें दिक्कत हो। चलो, क्या बोलोगे भैया? ये मैकाले से पूछो क्या होगा। स्थापना 2015 में, क्या स्थापना कब 2015 में हुई थी? इसकी मुख्यालय कहाँ है बच्चे? बीजिंग चाइना में। क्या बोलोगे? AIIB का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका बीजिंग में, चीन में स्थित है, चीन में स्थित है। बहुत बढ़िया भाई, नेक्स्ट आगे आ जाओ। G4, मैंने बोला G20 का सदस्य भारत है या नहीं है? तो बोलना G20 का सदस्य भारत है, भारत है। G77 भारत सदस्य है, भारत भैया G77 का सदस्य मेरे दोस्त है। G4 का सदस्य भारत है, हाँ जी है। G7 पूछ ले तो भैया साफ नाट जाना, नाट जाना, कह देना भैया नहीं है, नहीं है। क्या बोलोगे? G4 कौन कौन से हैं? ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, जर्मनी, जापान, ब्राजील और भारत। ये चारों क्या कहते हैं कि हमको भी संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या होना चाहिए? हमको भी स्थायी देश का दर्जा मिलना चाहिए। किसका? स्थायी देश का दर्जा मिलना चाहिए। तो वो 4 देश कौन कौन से हैं? G4 जिनको बोलते हैं, स्थापना 2005 में हुई। क्या बोलोगे? जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ब्राजील हो गया और भारत हो गया। ठीक है, फिर आती है बहुत महत्वपूर्ण संस्था रेड क्रॉस। क्या? रेड क्रॉस की बात। रेड क्रॉस सबसे ज्यादा जानी जाती है कि इसको बच्चे 3 बार नोबेल प्राइज मिला है। किसके लिए 3 बार नोबेल प्राइज? एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 1914 से 18, उसके दौरान इन्होंने जो वहां युद्ध में सैनिक घायल थे उनकी सेवाएं की, उनको ब्लड सप्लाई की, उनका उपचार किया, बहुत जबरदस्त काम किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1944 में, और तीसरी बार यहां क्यों मिला? कोई बच्चा बता सकता है? क्योंकि इसकी स्थापना को यहाँ 100 वर्ष पूरे हुए। कितने वर्ष पूरे हुए? 100 वर्ष पूरे हो गए। किसको? रेड क्रॉस की स्थापना को। संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनेंट। 1901 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके थे। शुरुआती दौर में 1901 में नोबेल पुरस्कार जब मिलने शुरू हुए तो 1901 में नोबेल किसको मिला? चिकित्सा में हेनरी ड्यूनेंट को मिला। किसको? हेनरी ड्यूनेंट को। हेडक्वार्टर कहाँ है रेड क्रॉस का? भैया
रेड क्रॉस, लाल निशान डॉक्टर का, तो कैसे भी याद कर लो, लाल निशान डॉक्टर का मतलब जान बचाते हैं। ये जेनेवा में स्थित है, जेनेवा स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई बच्चे, क्या बोलोगे? रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई को हुई थी। कब? 8 मई को। इसीलिए तो हम 8 मई को क्या मनाते हैं? रेड क्रॉस डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्त? रेड क्रॉस डे हम बच्चे मनाते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत प्यारे मित्र? कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो, तो 3 बार नोबेल मिला भैया। इंटरपोल की बात आती है मेरे दोस्त, इंटरपोल की स्थापना कब हुई? 1923 में हुई है। कब हुई है गुड़िया? 1923 में इंटरपोल की स्थापना हुई है। और मुख्यालय कहाँ है इसका? लियोन्स, फ्रांस में है। क्या है? लियोन्स, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अरब लीग की स्थापना कब हुई है? 1945 में। और बच्चे कहाँ मुख्यालय है? काहिरा। जरा बताओगे, काहिरा, काहिरा किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? बहुत बढ़िया विमल नरोरा जी, बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। कल्पना, बहुत शानदार गुड़िया, आप अपने घर का वो सितारा बनोगी, क्योंकि आप रात में मेहनत कर रही हो। एक दिन आपकी वजह से आपका घर चमकेगा, खुशियाँ आप ही की वजह से आपके घर में आएंगी। पहले से हैं बहुत तो और बढ़ जाएंगी, पहले से नहीं है तो वो विषाद, वो दुख की स्थिति खत्म हो जाएगी। और मेहनत के दम पे दोस्त, मेरा यही मैसेज है, अपनी कॉपी पर, अपनी दीवार पर लिख दो कि सब कुछ बदला जाएगा तो मेहनत से बदला जाएगा। वो पल जब आएगा, जब मेरा मन जो है वो मर जाएगा। मन जो मर जाएगा मतलब तैयारी से जो मेरा मन मर जाएगा, उस समय मेरा घर जो है ना वो गर्त में चला जाएगा। तो आपको ये सोचना चाहिए हमेशा कि जब जब आप पैर पीछे खींचोगे, तब तब आपके बच्चे आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो अपने आप खत्म होता चला जाएगा। जब जब पैर आप आगे बढ़ाओगे ना मेरे दोस्त, तो पथ क्या है, क्या बोलते हैं ना, फिर जब चाल क्या, फिर पथ क्या, और फिर पथिक क्या। तो मंजिल मिलनी तो भैया आसान हो जाती है। किससे? वो बुलंद हौसलों से आपकी आसान हो जाती है। कहते नहीं है, अगर, बताऊं या नहीं बताऊं? छोड़ दो, चलो पढ़ लो पहले। काहिरा कहाँ है? मिस्र में। काहिरा कहाँ है? मिस्र में स्थित है। नेक्स्ट आगे आएंगे, अंकटाड की बात करते हैं। बोलो फटाफट से, अंकटाड की बात बताएंगे। अंकटाड क्या है? बोलो भाई फटाफट से। अंकटाड मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट्स। किसके लिए? व्यापार के लिए। ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? एक अंग है, जो व्यापार के लिए, दुनिया में व्यापार का तालमेल सही बन चुके, इसके लिए काम करता है। और अंकटाड का मुख्यालय हमेशा क्या कहोगे दोस्त? जेनेवा में भैया जी स्थित है। कहाँ? जेनेवा में स्थित है। यूएनडीपी, यूएनडीपी, यूएनडीपी बताओगे? मैंने कई बार आपको बताया है कौन से आंकड़े जारी करता है। यूएनडीपी द्वारा कौन से आंकड़े जारी किए जाते हैं? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या बोलोगे? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इंपोर्टेंट सुनना बच्चे इस संगठन को। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या बोलोगे? कौन से आंकड़े जारी करता है? बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर एकदम ठीक आया। ये जो आंकड़े हैं, मानव विकास रिपोर्ट के आंकड़े जारी करता है। क्या बोलोगे? मानव विकास रिपोर्ट, बोले तो ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या बोलोगे? इंडेक्स, HDI के आंकड़े, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आंकड़े जारी किसके द्वारा किए जाते हैं? UNDP, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। UNDP की स्थापना कब हुई बच्चे? 1965 में हुई है। क्या बोलोगे? 1965 में? नहीं, चलो आगे आएंगे। यूनिसेफ की बात करते हैं बच्चे। यूनिसेफ क्या है? पहले था यूनाइटेड नेशंस, क्या था? यूनाइटेड नेशंस, क्या बोलोगे? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहले था चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अब उस इमरजेंसी शब्द को हटा करके क्या बोल दिया? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड इसका नाम कर दिया। इमरजेंसी शब्द को हटा करके क्या कर दिया? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड इसको कर दिया। ठीक है, तो पूरी दुनिया में कहीं भी जो बच्चे हैं
उनके बच्चों के लिए व्यवस्था हो, कहीं भी जैसे भुखमरी जैसे हालात ना हो, और वहाँ क्या है, बच्चों को एक उचित व्यवस्था जो उनका पालन पोषण से संबंधित गाइडलाइंस हैं और वो सारी सुविधाएं बच्चे को मिल सके, इसके लिए यूनिसेफ का गठन किया गया। कब? 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चे? न्यूयॉर्क में। आज का आपका, मैंने अभी बताया आपको, नहीं बताया? बताया था। मुझे बताओ आप लोग फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 4 है आज का, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? प्रमुख कौन है इसकी? कैथरीन रसेल है। क्या बोलोगे? कैथरीन रसेल क्या है इसकी प्रमुख है? सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए। और क्या बोलोगे? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में स्थित है। पेरिस, बहुत गजब भाई, बहुत शानदार। और सारों ने पेरिस की स्पेलिंग गलत लिख रखी है, अंग्रेज बनते हो वैसे, ये नहीं है हिंदी में लिख दो। आधे से ज्यादा ने स्पेलिंग गलत लिखी है। बोलो। क्वाड, क्वाड बोलते हैं चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड, क्वाड में कितने सदस्य देश हैं बच्चे? बोलो, क्वाड में कितने सदस्य देश हैं? 4 सदस्य देश हैं। और क्वाड की स्थापना कब हुई थी? क्वाड की स्थापना हुई 2007 में। कौन? एक कोने से भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, कोने कोने मिले हुए हैं। देखो आपका पूर्व से आपका ऐसा दुनिया के ग्लोब पे आप देखोगे, ऑस्ट्रेलिया इस कोने पे आपका, फिर इधर वेस्ट वाले कोने पे कौन है आपका? क्या बोलोगे? इधर हो गया आपका कौन? अमेरिका। ऊपर देखोगे जापान, नीचे की तरफ इधर भारत। क्या बोलोगे? भारत। तो क्वाड में सदस्य देश कितने हैं दोस्त? 4 हैं। स्थापना कब हुई? 2007 में हुई। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद इसको कहा जाता है। चलो भाई, एससीओ, आज ही क्लास में मैं आपको बता रहा था। एससीओ क्या बोलोगे? संघाई सहयोग संगठन। क्या बोलोगे? संघाई, बोलो भाई, संघाई सहयोग संगठन इसको हम कहते हैं। और संघाई सहयोग संगठन की बात जब दोस्त आती है तो क्या बोलोगे? संघाई कोऑपरेशन, बोलो भाई, संघाई कोऑपरेशन, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलोगे? ऑर्गेनाइजेशन इसको कह देंगे, ठीक है। तो ये क्या है? आपका एससीओ है। और इसकी सदस्य देश कितने हैं बच्चे? इसमें सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देशों की संख्या है 9। क्या बोलोगे? सदस्य देशों की संख्या इसमें कितनी है? सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसमें सदस्य देश कितने हैं? ईरान नया सदस्य है, तो भारत है, चीन है, स्थान वाले क्या हैं? 5 है। स्थान वाले कितने? कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, बोलो भाई, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बोलो, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और आपका पाकिस्तान और किर्गिस्तान होगा, ठीक है। 5 तो स्थान हो गए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। क्या? रूस। चलो भाई, ईरान। क्या बोलोगे? ईरान, ईरान। तो कितने सदस्य देश हैं इसके? सदस्य देश हैं आपका, क्या बोलोगे? बहुत बढ़िया भाई, गजब गजब। चलो आगे चलेंगे। एससीओ कितने सदस्य देश? 9। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। WHO बच्चे क्या बोलोगे? स्थापना कब हुई WHO की? 7 अप्रैल को। इसीलिए 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। मुख्यालय कहाँ है WHO का? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्या बोलोगे? सर जी आज नहीं कराया आपने, दिखाना इसका कमेंट। चलो ऊपर दिखाओ, थोड़ा सा और नंबर बना रहा है ये अपने। ऊपर दिखाओ, ऊपर, ये नीचे नीचे। आज आप ही नहीं कराया, नहीं चलाना। हैं? क्या कह रहा है? चलो कोई बात नहीं बेटा, नहीं कराया होएगा। जिन बच्चों ने मेरी शाम की जीएस की क्लास करी होगी ना, उनको पता होगा एससीओ के बारे में। आज ही क्वेश्चन कराया, और ये भी पूछा था कि नौवां सदस्य देश कौन सा, मुझे पता है। चलो
बोलो फटाफट से। तो क्या बोलोगे? उप महानिदेशक पद पर नियुक्त पहली भारतीय कौन है जो WHO में उप महानिदेशक पद पर पहुंची? सौम्या स्वामीनाथन। और सदस्य देश क्या हैं? 193 है। 193। अमेरिका ने क्या कर दिया? कोरोना के चलते हुए जब WHO ने चीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी तो इसने क्या बोला? भैया हम नहीं रहेंगे तेरे साथ। तो 1 जनवरी 2021 से इसने क्या कर दिया था? क्या बोलोगे? 2021 से इसने क्या कर दिया था? WHO को मेरे दोस्त छोड़ दिया था। भैया इसको चला दो कमेंट सेक्शन को। चलो भाई बोलो फटाफट से, कोई दिक्कत? आगे चलें भैया, आगे चलें। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। क्या बोलोगे? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। और लेबर क्या? लेबर की बेचारी की जान सी निकली रहती है। आप लेबर की तरह ही तो दिन रात पढ़ते रहते हो, किस एक चीज़ के लिए भी नौकरी लगेगी। और इसमें भी इतना कंपटीशन है कि जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा, वैसा नहीं है कि थोड़ी मेहनत कर ली, नहीं, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा उसको मिलेगा। तो मुख्यालय कहाँ? जेनेवा में। और स्थापना हुई है इसकी 1919 में। क्या? 1919 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, चलो भाई। एक संगठन है आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान, मेट्रोलॉजिकल को बोलते हैं मौसम विज्ञान, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चे? जेनेवा में स्थित है। और स्थापना कब हुई है? स्थापना क्या बोलोगे? WMO बोलते हैं। WMO की स्थापना कब हुई? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दोस्त कब हुई? 1951 में हुई। मुख्यालय कहाँ है? क्या बोलोगे? मुख्यालय इसका जेनेवा में भैया जी स्थित है। लास्ट आज के भैया टॉपिक पर आ जाते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलते हैं? वीपो। बौद्धिक संपदा समझते हो? बौद्धिक संपदा होती है जैसे कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है। कॉपीराइट होता है दोस्त, जैसे आप कोई किताब लिखोगे तो आपके मरने के 60 साल बाद तक के लिए होता है कॉपीराइट। ठीक है, तो ये क्या होती हैं? बौद्धिक संपदाएं होती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती हैं। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो, मुख्यालय कहाँ है इसका? जेनेवा में इसका मुख्यालय है। और स्थापना कब हुई थी इसकी? 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1967 में दोस्त इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है भैया, लास्ट तो भैया ये है, वो नहीं था लास्ट। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलोगे? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय कहाँ है? इटली, रोम में। स्थापना 1945 में हुई थी। स्थापना 1945 में हुई थी। और अब सुनो मेरा क्वेश्चन नंबर 5। क्या? क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, और इसका जवाब बच्चे वीडियो के बाद में देना। कि ये जो स्टैटिक जीके की क्लास आज हुई, बस 2 प्रॉमिस आप लोगों से मांगूंगा कि एक तो बच्चे क्लास बाद के लिए मत टालना, क्लास को समय पर करना। और जब अगली क्लास में आओ ना तो इसको पढ़ के आना, हर रोज पढ़ना। ये आप जब मेहनत करोगे ना, इसको 1 बार 2 बार, 2 बार में ना हो 3 बार में पढ़ो। जब इसको पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स हो जाएंगी। उम्मीद करूंगा बहुत सारी चीज़ें आपको आज ही क्लास में याद हो गई होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरा है, स्टैटिक जीके की जो ये क्लास शुरू हुई बच्चे, आपको कैसी लगी क्लास? जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। 2 घंटे आपने दिए रात में, और इसके लिए किसी बच्चे ने ये नहीं बोला जी रात में क्लास क्यों। ये आप लोगों का आभार है मेरे दोस्त, प्यार है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस मेहनत को ऐसे ही करते रहेंगे और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, बहुत बहुत स्वागत है, हर रोज स्वागत है, आपकी मेहनत को सलाम है। तो ऐसे ही पढ़ते रहो दोस्त। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल रात 9 बजे। जय हिंद, जय भारत। और कल का मेरे दोस्त टॉपिक होगा हमारा क्या? प्रमुख पुरस्कार, जिसमें नोबेल पुरस्कार से लेकर के बुकर पुरस्कार से लेकर के रमन मैग्सेसे पुरस्कार से लेकर के महात्मा गांधी शांति पुरस्कार से लेकर के ऑस्कर पुरस्कार से लेकर के सभी पुरस्कारों को हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और जो मेरे प्यारे दोस्त जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर देंगे। जिन प्यारे बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर कर देंगे। ध्यान रखो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।